हाय डियर एंड वेलकम बैक टू द कैप्टन। तो यार आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और मज़े की बात बताऊं, एक एक रूल को बहुत ही ढंग से पिरो कर मैंने सजा कर आपके सामने रखा है। और यार देखो, ये सीरीज मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप इंजॉय कर रहे होंगे। आज एक हैशटैग आपको दे रहा हूँ और अपने रूल के अंदर हमेशा लिख लेना। चाहे आप मान लो अगर आर्टिकल्स के अंदर आपको 3 दिन लग रहे हैं, तो जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो उस हैशटैग का कमेंट जरूर मुझे करेंगे। और वो हैशटैग है हैशटैग रियाज ही राज है। इसका मतलब है जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपकी सफलता का वो राज ही आपकी प्रैक्टिस होने वाली है। तो यस, कमेंट सेक्शन के अंदर फ्लड कर देना हैशटैग रियाज ही राज है। अब इससे होगा क्या, एक बच्चा अगर आर्टिकल्स को 4 दिन के अंदर कंप्लीट करता है तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, इस बच्चे ने 4 दिन जो है 4 दिन लगाए हैं इस वीडियो को कंप्लीट करने में। और आपके पास भी आपका ट्रैक रिकॉर्ड आता रहेगा। तो अगर आपको यह अंदाज हमारा पसंद आ रहा है, मतलब इंस्टाग्राम पे तो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस है कि सर इतना प्यारा कंटेंट आपने यूट्यूब पे दिया हुआ है, हमारा तो पेड कंटेंट भी ऐसा नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। हमें मुझे खासकर बहुत अच्छा लगेगा ये वीडियो एक सही स्टूडेंट तक पहुंचे, वो भी सीयूईटी के लिए अगर फी अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो एटलीस्ट जो है अपनी एनर्जी सही डायरेक्शन में लगाए। राइट, इसी के साथ यार मैं आपको बता देता हूं, अगर आप सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं और आप एक प्रीमियम गाइडेंस के अंदर आना चाहते हैं तो यस, हमारा प्रीमियम कोर्स भी आपके लिए वेट कर रहा है। आपको इंडिया के टॉप फैकल्टीज के वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं इसमें, साथ ही साथ हैंड रिटन बुक्स यार, जो कि प्यारे प्यारे फैकल्टीज ने आपके लिए अपने हाथों से लिखी है, आपके घर तक होती है डिलीवर। आपको बुक्स के वीडियो सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं। साथ ही साथ वो सारे स्टूडेंट्स जो कि आईपी मैट इंदौर और रोहतक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको मिल जाती है एक एक्सक्लूसिव आईपी मैट की ई बुक। उसी के साथ आपको एग्जाम स्पेसिफिक मॉक्स मिल जाते हैं जहां आप फुल लेंथ वाइज मॉक्स देकर खुद को जज कर सकते हैं। साथ ही साथ मजे की बात बता दूं, आपको प्रीमियम कोर्स के अंदर मिलते हैं टॉपिक वाइज मॉक्स भी, मतलब हर एक चैप्टर के ऊपर भी आपको 3 से 4 मॉक्स मिल जाते हैं। उसी के साथ आपको मिल जाती है लाइफ मेंटरशिप स्ट्रीम्स, जहां हमारे प्रीवियस ईयर के जितने भी टॉपर्स हैं वो आपको लाइव बैठकर गाइड कर रहे होते हैं कि आपको थ्रू आउट योर जर्नी क्या करना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, किन से बचना है। साथ ही साथ मेरा सबसे फेवरेट फीचर है लाइफ मैराथन। यहाँ हम फैकल्टीज लाइव आकर आपके डाउट्स क्लियर करते हैं, एक ही टॉपिक पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं, साथ ही साथ आपको मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा के प्रॉपर आपको एग्जाम के लिए करा देते हैं तैयार। अगर आप भी हमारे प्रीमियम कोर्स का पार्ट बनना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा है 8766208812। यस, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं और बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलते हैं यार, अब मैं आपसे आर्टिकल्स की बात करता हूँ, कंप्लीट बात करेंगे। और जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। और यस, याद रखना, रियाज ही राज है। बाय बाय। हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रिंस एकेडमी पर। तो भाई 3 चैप्टर्स हम अच्छे से कर चुके हैं अपने। हम नाउन, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स बहुत बढ़िया से कंप्लीट कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि उनकी रिवीजन आप प्रॉपर टाइम टू टाइम कर रहे हो। आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है आर्टिकल्स। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने तो ना रोड मैप पे एडवर्ब्स लिखवाया था, तो अब हम आर्टिकल्स क्यों पढ़ रहे हैं? अरे बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम आर्टिकल्स ही पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई कुछ नहीं छूटेगा, अपना सब कुछ कंप्लीट करते हुए चलेंगे। एडवर्ब्स को हम इसके बाद पढ़ लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो आज हम आर्टिकल्स को शुरू करने वाले हैं और नोट्स अपने प्रॉपर बना के चलना। आर्टिकल्स जो होते हैं हमें बचपन से हम पढ़ते हैं सर, इसमें तो इज हम ए एन दा ही तो लगाते हैं, तो बचपन से हम लगाते आ रहे हैं, तो क्या इसको इतना कुछ पढ़ने की जरूरत है? ये तो स्किप कर देते हैं बच्चे। बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपकी राइटिंग स्किल्स, आपकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है जब हमारे आर्टिकल्स जो हैं बहुत अच्छे से हमारे खून के अंदर होते हैं। तो आर्टिकल्स को हम बहुत ही बढ़िया से पढ़ेंगे। आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। आप सेंटेंस के अंदर देख के पकड़ पाएंगे कि यहाँ पे दा लगा है तो क्यों लगा है, यहाँ पे ए का इस्तेमाल हुआ है तो क्यों हुआ है, एन का इस्तेमाल हुआ है तो क्यों हुआ है। तो इसलिए हमें आर्टिकल्स को पढ़ना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भले क्वेश्चन थोड़े से कम बनते हैं बट बनते जरूर हैं, तो स्किप हम नहीं कर सकते। एक भी रूल हम इसके अंदर से स्किप नहीं करेंगे, बहुत ही बढ़िया से सीखेंगे इसको। तो समय बलवान है भाई,
समय हम बर्बाद नहीं करते, पूरी एनर्जी का शुरू करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है आर्टिकल्स। तो क्या होते हैं आर्टिकल्स? हमने पढ़ा है, बचपन से हमने पढ़ता है कि ए एन द, ये हमारे आर्टिकल्स है। मैं कह रहा हूं एक और आर्टिकल है अपना, और उसका क्या नाम है? जीरो आर्टिकल। ए एन दा का इस्तेमाल तो हमें पता है, थोड़ा बहुत नहीं भी पता कोई दिक्कत नहीं है, मैं माइनस से ही शुरू करूंगा। कहां लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, सारी बात करूंगा बिल्कुल बढ़िया से। जीरो आर्टिकल्स क्या होते हैं? कुछ ऐसी सर्टेन कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर हमें उन वर्ड्स के आगे आर्टिकल्स नहीं लगाना होता। तो वो क्या कंडीशंस है, वो क्या सिचुएशंस है, उसको भी बहुत अच्छे से जानना जरूरी है। इसको हम कहते हैं जीरो आर्टिकल। क्लियर है ये चीज? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब जो आर्टिकल्स होते हैं ये हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरे होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। बच्चे, अगर आपने नाउन का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो प्लीज आप नाउन के चैप्टर को गो थ्रू कीजिए। मेरा रिकमेंडेशन है पहले आप उसको गो थ्रू जरूर कीजिए, अदरवाइज दिक्कत आएगी, आपको थोड़ी सी समझने में दिक्कत जरूर आएगी, तो उसको जरूर पढ़िए। तो आर्टिकल्स क्या है भाई? डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं हमारे? जो कि पर्टिकुलर नाउन्स के अंदर हमारे लगते हैं, उन्हें हम डेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। और वो आर्टिकल्स जो कि अननोन नाउन्स के साथ लगते हैं उन्हें हम कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। मतलब कि इसके अंदर जो हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स है, इसके अंदर कोई हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी होती, ठीक है, अज्ञात संज्ञा होती है। मैंने ये आर्टिकल्स जो है आपके हिंदी हिंग्लिश के अंदर बनाए, हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके हिंग्लिश के अंदर बनाए, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, अच्छे से उसको नोट कर पाओ, ठीक है। और हमारा जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो क्या होता है? वो होता है द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। ये निश्चितता को शो करता है, मतलब कि कोई निश्चित चीज को ये दर्शाएगा, ठीक है, पर्टिकुलर चीज को ये दर्शाएगा। उसके बाद जो हमारा ए और एन होते हैं, ये होते हैं हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल, ये अनिश्चितता को दर्शाते हैं। क्लियर है? उसके बाद जो डेफिनेट आर्टिकल है ये हमारे सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंदर होते हैं, इसके आगे लिख लो आप, इन सर्टेन कंडीशंस, ठीक है, वो सारी कंडीशंस हम जानेंगे। और दूसरी तरफ हमारे जो इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं, लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं होते हैं। अब ये सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन जो है ये हम नाउन वाले चैप्टर के अंदर बहुत ही अच्छे से जान चुके हैं। तो नाउन वाला चैप्टर नहीं देखा, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि नाउन वाले चैप्टर अगर आपने नहीं देखा है तो उसको एक बार रिवाइज जरूर कीजिए, उसको जरूर देखिए। क्लियर है ये चीज? मुझे पता है अभी मोटी मोटी सी बात आपके दिमाग में गई है, अच्छे से जानता हूं मैं ये बात, आगे ये बात बिल्कुल इन डेप्थ समझेंगे। इस टेबल को आर्टिकल्स के ऊपर आपको फ्रंट पेज के ऊपर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आर्टिकल्स का फ्रंट पेज ही ये टेबल आपका होना चाहिए, 3-4 लाइनों का। क्लियर है भाई? चलते हैं आगे। अब देखो भाई, नाउन क्या होते हैं? संज्ञा। हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं नाउन हमारे क्या है। उसके बाद हमने बात की थी एडजेक्टिव्स की। क्या होते हैं एडजेक्टिव्स? जो कि नाउन की विशेषता बताते हैं, प्रोनाउंस की या नाउन की विशेषता बताते हैं, है ना। उसके बाद एडवर्ब्स, जो कि हमें पढ़ना भी है आगे, बट अभी एक छोटा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूं मैं एडवर्ब्स का। एडवर्ब्स क्या होते हैं भाई? वो जो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं ना, उनकी भी विशेषता बताते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब्स कहते हैं। क्या बात कह रहा हूं मैं, इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। अगर आपके पास लिखा है सिर्फ बॉय, तो ये क्या है? एक नाउन है। क्लियर है ये चीज? अगर मैं कह रहा हूं टॉल बॉय, तो उस बॉय की विशेषता बता दी, वो कैसा है? टॉल है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव के साथ नाउन आ गया। क्लियर है? अगर मैं कह रहा हूं वेरी टॉल बॉय, तो यहां पे देखो नाउन भी आया मेरा, ये आ गया मेरा नाउन, टॉल आ गया इसका एडजेक्टिव, और उस एडजेक्टिव की भी विशेषता बता दी कि वेरी टॉल बॉय, ये वर्ब लिखा हुआ, दिस इज इट शुड बी वेरी टॉल बॉय, है ना। तो ये यहां पे हो जाएगा एडवर्ब। क्लियर है चीज? एडवर्ब के लिए हमने मोटा मोटा सा जाना कि एडवर्ब्स क्या होते हैं, जो कि एडजेक्टिव्स की भी विशेषता बता दे। क्लियर है चीज आपको बढ़िया से? आगे चलते हैं। अब हमें जानना है क्या, कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो हमारे नाउन, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब से पहले आते हैं। अब ये ऑर्डर क्या फॉलो करते हैं इसको जरा हम जानते हैं, और वो कौन से आर्टिकल हैं, क्या है, उसको जरा तसल्ली से जानेंगे।
तो ऑर्डर क्या होना चाहिए भाई हमारा, ये हमारा ऑर्डर होता है। देखो मैं दूसरा मार्क कर लेता हूं। नाउन आया है, ठीक है, उससे पहले हमारा एडजेक्टिव आएगा, ठीक है, उससे पहले हमारा एडवर्ब आएगा और उससे पहले आर्टिकल लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉय, तो ये नाउन आगे खाली, तो इससे पहले आर्टिकल लगा दिया हमने अ बॉय, ठीक है, बॉय, फिर ये आगे हमारा एडजेक्टिव और इसके आगे मैंने आर्टिकल लगा दिया क्या, अ टॉल बॉय। ऐसे नहीं टॉल अ बॉय, ऐसे नहीं करना हमें, ठीक है, ये आर्टिकल जो है इनसे पहले आएगा, यही ऑर्डर हमें फॉलो करना है। अगर हमारे सेंटेंस के अंदर एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है, तो क्या आएगा, सबसे पहले हमारा आर्टिकल आएगा, फिर हमारा एडवर्ब आएगा, फिर हमारा एडजेक्टिव आएगा और फिर हमारा नाउन आएगा। अब एक चीज जो नोट पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान हमेशा रखना कि सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव और एडवर्ब अगर हमारे आ रहे हैं, उनसे पहले जो हमारा आर्टिकल है वो तभी आएगा जब उस सेंटेंस के अंदर नाउन होगा। क्या कह रहा हूं मैं, उस सेंटेंस के अंदर नाउन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एडजेक्टिव और एडवर्ब भी लगे हैं तो भी नाउन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। क्या बात कर रहा हूं उसको ध्यान से समझो। शी इज ब्यूटीफुल, मैंने ब्यूटीफुल जो है एडजेक्टिव बता दिया, कि किसी लड़की की बात कर रहा हूं मैं, कि मैंने एडजेक्टिव बता दिया कि वो खूबसूरत है, लेकिन यहां पे मैंने नाउन नहीं लगाया, कोई गर्ल वगैरह कुछ नहीं लिखा मैंने यहां पर, तो इसलिए यहां पर कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ। लाइक शी इज अ ब्यूटीफुल नहीं लिखा मैंने, लेकिन अगर मैं इसके आगे नाउन लगा दूंगा तो इसके आगे फिर हमें आर्टिकल भी लगाना पड़ेगा, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। क्लियर है चीज बात। हमने क्या सीखा, हमने ये चीज देखी कि अगर एक सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव लगा हुआ है और अगर उसके आगे नाउन नहीं लगा तो आर्टिकल नहीं आएगा। अगर एक सेंटेंस के अंदर आर्टिकल भी एडजेक्टिव भी दे रखा है और उसके बाद नाउन दे दिया तो आर्टिकल आएगा। एडवर्ब दे दी, नाउन दे रखा है, आर्टिकल आएगा। तो नाउन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम आर्टिकल लगाएंगे। क्लियर है बात बढ़िया से, नोट कर लिया आपने अच्छे से, बिना नोट करे आगे मत बढ़ना, वरना आर्टिकल से पिछड़ जाओगे, मजा नहीं आएगा आर्टिकल्स सीखने के अंदर। ठीक है, क्लियर है रूल नंबर 1। तो चलते, ये रूल नंबर 1 तो नहीं कहूंगा मैं इसको, ये जस्ट एक मोटा मोटा ओवरव्यू मैंने आपको दिया है। ठीक है, अभी रूल हम शुरू करेंगे। ठीक है भाई, चलते हैं जरा आगे। रूल नंबर 1 जो कि हम सीख भी चुके हैं। अच्छा, अब एक बात मैं आपसे कर रहा था कि जैसे जैसे हमारे ग्रामर के चैप्टर कंप्लीट होंगे, यू विल फील कि जो हमारे चैप्टर्स है ना, ग्रामर के जितने भी चैप्टर्स जो मैंने आपको रोड मैप के अंदर लिखवाए हुए, वो आपस के अंदर ऐसे घुसे हुए एक दूसरे के अंदर ऐसे। तो देखना, इससे पहले अभी हमने एडजेक्टिव सीखा है, अब हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, और देखना आपको ये चीज धीरे धीरे फील होने लगी कि कैसे ये एक दूसरे के ऊपर रिलेट कर रहे हैं चैप्टर। तो अब हम क्या सीखेंगे, सबसे पहले हम पूरे दा को निपटाएंगे कि दा कहां कहां आता है। सबसे बढ़िया तरीके से हम एकदम दा का पोस्टमार्टम करेंगे, अच्छे से जानेंगे जो हमारा दा है वो कहां कहां यूज होता है। तो सबसे पहले हम रूल नंबर 1, सुपरलेटिव डिग्री के आगे हम दा का इस्तेमाल करते हैं। अरे सर ये तो हम सीख चुके हैं, है ना, सीखा है ना हमने ये चीज। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, जहां पे ईएसटी लगाओ या मोस्ट लगाओ, जैसे कि ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो ये क्या है, सुपरलेटिव हो गया, इससे पहले आर्टिकल हमने लगा दिया जो कि है द, राइट। शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द फैमिली, तो मोस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव हो गया, इससे पहले हमारा आर्टिकल आ गया। नोट कर लिया ये चीज आपने बढ़िया से, ठीक है, मुझे पता आपने नोट कर लिया है। तो चलते हैं अब आगे। ऑफ द टू, अरे ये भी हम सीख चुके हैं, ऑफ द टू भी हम सीख चुके हैं। हमने क्या देखा था, ऑफ द टू, जब कभी भी मतलब प्लूरल नाउन से पहले ऑफ द टू मिल जाए तो सेंटेंस में हमेशा कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है ना, तुलना की जाती है। और उस कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमें द लगाना पड़ता है। क्यों लगाते हैं हम द, क्योंकि उसके अंदर हम एक पर्टिकुलर चीज को चूज कर रहे होते हैं, है ना। और पर्टिकुलर हमने अभी हमारे टेबल के अंदर क्या देखा था, ये जो हमारा टेबल था, कहां गया हमारा टेबल, स्टार्टिंग के अंदर, जब कभी भी हम एक पर्टिकुलर चीज लगाएंगे तो उसके अंदर हमारा आर्टिकल यूज होगा, और वो क्या होगा, वो आर्टिकल होगा द। क्लियर है वाली बात, आपको समझ में आ रही है। हाँ जी, तो यहां पर मैं बात करता ऑफ द टू के अंदर, ही इज द टॉलर ऑफ द टू बॉयज। अब इसके अंदर क्या है, एक चीज को पर्टिकुलर को दर्शा रहे हैं ना हम,
तो कंपैरेटिव डिग्री तो आई गई और उससे पहले हमने क्या लगा दिया, द लगा दिया। क्लियर है चीज बढ़िया से। आगे देखो, ही इज द टॉलेस्ट। अब देखो यहाँ पे सुपरलेटिव है, ही इज द टॉलेस्ट ऑफ द थ्री बॉयज। थ्री बॉयज की बात हो गई तो इसलिए यहाँ पे टॉलेस्ट लगा और इससे पहले हमने द इस्तेमाल किया। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो लिख भी रखा है क्योंकि कंपैरिजन तीन के बीच में है ना। आगे देखते हैं भाई, शी इज द मोर ब्यूटिफुल ऑफ, शी इज द मोर ब्यूटिफुल ऑफ टू सिस्टर्स, राइट। तो यहाँ पे मोर है, कंपैरेटिव डिग्री है, इससे हमने क्या लगा दिया, दा लगा दिया। क्लियर है बढ़िया ऐसे ये चीज, कोई दिक्कत नहीं है। ये रूल हम पहले भी सीख चुके, मुझे ही पता है, पहले सीख चुके हैं इस चीज को, है ना। चलते हैं अब जरा आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, रूल नंबर 3, और ये है हमारा पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नियम, मतलब कि समानांतर अनुपात का नियम। इसके अंदर क्या होगा भाई, अगर हमारी दो चीजें हैं, ठीक है, पैरेलली, अगर वो पैरेलली बढ़ रही हैं या फिर पैरेलली घट रही हैं, मतलब सेम प्रपोर्शन के अंदर वो बढ़ रही है, सेम प्रपोर्शन के अंदर घट रही है, तो क्या होगा। सो देखो, वेन एवर थिंग्स इंक्रीज और डिक्रीज विद द सेम रेट, देन ऑलवेज यूज कंपैरेटिव डिग्री। हमें हमेशा कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है। और उसके बाद क्या ध्यान रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमें दा का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, द हायर वी गो द कूलर वी फील, मतलब कि हम जितना जितना ऊपर जाएंगे हम उतना उतना ठंडा फील कर पाएंगे। तो देखो यहां पे क्या कंपेयर कर रहे हैं हम, हाइट और ठंड, ये कंपेयर कर रहे हैं। तो देखो दोनों, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ठंड बढ़ेगी। तो पैरेलल ये चीज बढ़ रही है ना, पैरेलल समांतर रूप से ये बढ़ रही है। तो द हायर वी गो द कूलर वी फील। तो यहां पे जो हमारी कंपैरेटिव डिग्रीज लगी हैं उनके आगे हमने दा का इस्तेमाल किया। क्लियर है भाई बच्चे। हम जो पढ़ते हैं ना, मैं बुक की तरह नहीं पढ़ा सकता, बुक वाली लैंग्वेज से थोड़ा हटके पढ़ाता हूं, क्योंकि मुझे पढ़ाने में तब मजा आता है जब मैं बिल्कुल सरल भाषा के अंदर आपको समझाऊं वो चीजें। तो ये जो रूल्स मैंने आपके बनाए हैं, डिजाइन किए हैं, ये बिल्कुल एक आम भाषा, जो बिल्कुल इंसानी भाषा होती है ना, उसके अंदर समझाने के लिए मैंने ये रूल बनाया। अदरवाइज बुक के अंदर बहुत ही अजीब तरीके से सारी चीजें लिखी होती हैं, है ना। सो देखो आगे, ये जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है वो अब इस वाले एग्जांपल से बहुत ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। हमने बहुत सुना है, द ग्रेटर इज द डिमांड द हायर इज द प्राइस, है ना। सो द ग्रेटर इज द डिमांड द हायर इज द प्राइस, कंपैरेटिव डिग्री। क्लियर है ये चीज बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। चलते हैं अब आगे हम, अच्छे से नोट कर लो भाई, इसको नोट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब यहां पे जो है ना, दो तीन चीजें ध्यान रखनी है हमें, बहुत अच्छा नियम है, ध्यान से देखते हैं इसको। रूल नंबर 4 क्या कहता है भाई, यूनियन, यूनाइटेड और रिपब्लिक का रूल है भाई ये। अगर किसी कंट्री, स्टेट, कोई भी कंट्री या फिर स्टेट के नाम के आगे यूनियन, यूनाइटेड और रिपब्लिक लिखा हो तो उसके आगे आर्टिकल दा का यूज होगा, ठीक है। कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट, उसके आगे यूनाइटेड, रिपब्लिक, यूनियन ये लिखा हो तो उसके आगे आर्टिकल दा का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि द यूएसए, ठीक है। और अगर इसकी फुल फॉर्म भी लिखी हो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तब भी हम दा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। द यूके, यूनाइटेड किंगडम, द यूएई, यूनाइटेड अरब एमारेट्स, राइट। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, है ना, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इसका भी ध्यान रखना है। अब इसके बाद हमने क्या देखनी है, कुछ एक्सेप्शंस हैं हमारी। पहले तो हमने क्या देखा, यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक, इनके आगे जो भी लगा हो दा का इस्तेमाल हमने करना ही करना है, ठीक है। अब उसके बाद जो भी हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं, हमारे जो भी प्रॉपर नाउन होते हैं, उनसे पहले आर्टिकल यूज नहीं किया जाता, ठीक है। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। तो अगर यहां पे लिखा है राजस्थान, तो दा राजस्थान कुछ नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ राजस्थान। दा इंडिया कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इंडिया। क्लियर है। अब कुछ एक्सेप्शंस भी देखते हैं हम। कुछ एक्सेप्शंस होती हैं भाई, मतलब कि देयर आर सम कंट्रीज दैट डू नॉट हैव यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक एज देयर प्रीफिक्स, बट वी हैव टू यूज द बिफोर देयर नेम। अब भाई देखो, ये जो है एक्सेप्शंस हैं, तो ये दिमाग में रखनी पड़ती है, मतलब कि याद रखनी पड़ती है, ठीक है। तो कुछ 4-5 हैं ये एक्सेप्शंस, इनको हमें दिमाग में रखना है हमेशा से ही। द पंजाब होता है, ठीक है, सिर्फ पंजाब नहीं होगा, द पंजाब होगा। द नीदरलैंड, द वेस्ट इंडीज,
द साउथ सुदान, द कॉन्गो, इन चीज का हमें ध्यान रखना है कि इनसे पहले दा का इस्तेमाल होता ही होता है। क्लियर है ये चीज? ये एक्सेप्शंस हैं, ये माइंड में रखनी है हमें। क्लियर है? नोट हो गया। तीन चीजें हमने सीखी इस रूल के अंदर, यूनाइटेड, यूनियन और रिपब्लिक, ये जहां भी लगा हो उससे पहले दा लगाना है। प्रॉपर, दूसरी चीज, प्रॉपर नाउन से पहले दा का इस्तेमाल नहीं होगा। तीसरी चीज, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि है पंजाब, नीदरलैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ सुदान और कॉन्गो, इनके आगे दा का इस्तेमाल होता ही होता है। क्लियर है चीज? बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर ली होगी आपने। आगे चलते हैं। आगे भाई हमारा जोग्राफिकल डायरेक्शंस वाला नियम जो होता है हमारा, जो हमारी डायरेक्शंस होते हैं ना, जोग्राफिकल डायरेक्शंस होते हैं। अब वो क्या होते हैं जोग्राफिकल डायरेक्शंस हमारी? ये होती है भाई, देखो मेनली हमारी चार होती है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ठीक है, ये मेनली चार होती है। अब इसके बीच में जैसे अगर मैं ये पकड़ रहा हूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट साइड हो जाएगी ये वाली, है ना, नॉर्थ ईस्ट। ये हो जाएगा मेरा साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा मेरा साउथ वेस्ट, और ये हो जाएगा मेरा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, क्लियर है ये चीज आपको? तो जो भी हमारी ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस होती हैं उनके आगे हमें दा का इस्तेमाल करना ही करना है। ठीक है, जैसे कि द ईस्ट, द नॉर्थ ईस्ट, द साउथ ईस्ट, इनके आगे हमारा दा का इस्तेमाल होगा ही होगा। अब इसके अंदर हमने एक नोट पॉइंट क्या जानना है भाई, देखो जब कभी भी हमें एक जगह का नाम दिया हो, ठीक है, जगह का नाम दिया हो, उससे पहले डायरेक्शन दी हो, उससे पहले डायरेक्शन दी हो, तो हम वहां पर आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, दा का यूज नहीं होगा वहां पे, इस चीज का ध्यान रखना आप। जैसे कि यहां पर देखो एक जगह का नाम दे दिया और उससे पहले क्या दे दिया, वेस्ट दे दिया, तो दा वेस्ट बंगाल मत कर देना, ये गलत हो जाएगा, है ना, सिर्फ वेस्ट बंगाल। द साउथ इंडियन नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। क्या बात कर रहा हूं मैं, जब कभी भी एक किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम दिया होगा, है ना, और उससे पहले डायरेक्शन दे दी जाए, तो वहां पे हमें आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, अब इसमें भी ना देखो कुछ शब्दों का खेल है, ये बट लगा हुआ है ना, शब्दों का खेल। भाई हिंदी के लिए माफी चाहूंगा, तहे दिल से माफी चाहूंगा, शब्दों का खेल में, बट मेरी कोशिश है कि मैं थोड़ा ठीक से लिख पाऊं। शब्दों का खेल, शब्दों का खेल क्या है भाई, राजस्थान है तो इससे पहले तो दा नहीं लगेगा, लेकिन अगर लिखा हो द वेस्टर्न राजस्थान, मतलब ऐसे वेस्टर्न लिखा हो, वेस्टर्न मतलब वेस्ट के साथ ये हमने ERN लगा दिया, तो वेस्टर्न राजस्थान से पहले हमारा आर्टिकल लगेगा, द वेस्टर्न राजस्थान, द सदर्न पार्ट, ऐसे ना, द सदर्न राजस्थान ऐसे करके, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, शब्दों का खेल है ये, इसको भी हमें ध्यान रखना। तो हमने इसमें तीन चीजें देखी हैं भाई, देखो रूल हम पढ़ रहे हैं, सब में 2 या 3 एस्पेक्ट्स है जो कि हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले ज्योग्राफिकल डायरेक्शन है, दा लगेगा, क्लियर है। दूसरी चीज हमने क्या देखी, कोई जगह का नाम है, उससे पहले अगर कोई डायरेक्शन दे दी तो आर्टिकल नहीं लगेगा। तीसरी चीज हमने क्या देख रहे हैं हम, कुछ शब्दों का खेल है, सदर्न, ठीक है, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, वेस्टर्न पार्ट, सदर्न पार्ट, है ना। तो अगर ऐसे वाले हमारे कुछ रूल्स हो, मतलब सेंटेंस के अंदर लिखा हो, तो उसके आगे आर्टिकल्स लगेंगे हमारे। क्लियर है ये चीज? बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। नोट करो ना, फिर इंतजार किस बात का कर रहे हो, नोट करो। तो भाई मुझे उम्मीद है आपने नोट किया होगा। अब नोट करके ही हम आगे बढ़ रहे हैं। रूल नंबर 6 बहुत बढ़िया रूल है, बहुत अच्छा रूल है, अच्छे से जानेंगे इसको। मुझे पता है आपने पढ़ रखा है इसको, बट बहुत अच्छे से जानना है इसको, जिसको नहीं पता अच्छे से जानना बहुत जरूरी है। माउंटेन रेंजेस रूल। तो देखो ये रूल क्या कहता है, ये कह रहा है भाई जब कभी भी चेन ऑफ माउंटेन्स होगी, चेन ऑफ माउंटेन्स मतलब कि जैसे अगर मैं हिमालयास की बात करूं, तो एक पर्टिकुलर पहाड़ नहीं है हिमालय ना, एक चेन है, कुछ चेन है, वो बहुत सारे पहाड़ है, उनको हम हिमालयस कहते हैं। तो चेन ऑफ माउंटेन्स जब होगी, जैसे कि चेन ऑफ माउंटेन्स ऐसे हो, तो उनके आगे हम दा लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि द हिमालयाज, ठीक है, द एंडीज, ठीक है, और द एल्प्स, द रॉकीज, या फिर द रॉकी माउंटेन्स भी कहते हैं इसे, है ना। एक और देख लेते हैं, देखो द हिमालयाज आर द ओल्डेस्ट चेन ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, जो हिमालयाज हैं वो माउंटेन्स की सबसे ओल्डेस्ट चेन है। क्लियर है चीज आपको? तो जब भी चेन ऑफ माउंटेन्स होगी तो उससे पहले दा का इस्तेमाल होगा, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, जब कभी भी एक सिंगल माउंटेन की बात करेंगे हम,
सिंगल माउंटेन को दर्शाएंगे तो वहां पे आर्टिकल नहीं लगाना, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। जैसे कि माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, तो इसके आगे दा मत लगा देना कि द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड ना, माउंट एवरेस्ट, क्योंकि पहाड़ों में से हम एक किसी पर्टिकुलर पहाड़ की बात कर रहे हैं ना, माउंट एवरेस्ट। जैसे कि माउंट आबू हो जाएगा, द माउंट आबू नहीं होगा। क्लियर चीज, बढ़िया से नोट कर लिया आपने इसको। आगे चलते हैं फिर आगे भाई, बहुत अच्छा हमारा रूल है होली स्क्रिप्चर्स या बुक का नियम। होली क्या होता है भाई, जो चीज पवित्र होती है ना, होली पवित्र। और स्क्रिप्चर क्या होते हैं भाई, हमारे स्क्रिप्चर होते हैं हमारे ग्रंथ, ठीक है, ग्रंथ, सॉरी ऐसी होगा, ग्रंथ, हाँ जी शायद ऐसी होगा भाई, माफी चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा, है ना। तो पवित्र ग्रंथ होती हैं, जो पवित्र हमारी किताबें होती हैं, उनके लिए हमारा कुछ रूल होता है। वो रूल हमारा कहता है कि जब कभी भी हम होली स्क्रिप्चर की बात करेंगे तो उससे पहले हम दा लगाएंगे, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है हमें, दा लगेगा। जैसे कि द गीता, द रामायणा, द कुरान, द महाभारत, द ऋग्वेदा, द उपनिषद। क्लियर, ये चीज बेसिक सा रूल है, मीठा सा रूल है, प्यारा सा रूल है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर सीखने वाली बात क्या है, और क्वेश्चन ही यहां से बनता है। देखो भाई, जब कभी भी हमें एक बुक का नेम दिया हो, ठीक है, उससे पहले उसके ऑथर का या उसके राइटर का नाम दे दिया जाए, और यहां पे क्या है, एक अधिकार दर्शाया जाए, पॉजेसिवनेस दिखाई जाए, है ना, पॉजेसिव, तो वहां पे क्या होगा भाई, इस चीज का ध्यान रखना है। उससे पहले जो ऑथर का नाम होगा वहां पे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और उस बुक के नाम से पहले भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या बात कर रहा हूं मैं, क्या बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, इसको सुनो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक का नाम लिखा है ना, उससे पहले उसके ऑथर का या राइटर का नाम लिखा है, तो राइटर के नाम से पहले भी दा मत लगाना, और जो वो बुक है उससे पहले भी दा नहीं लगाना, ठीक है। जैसे कि ऐसे लिखा, यहां पे लिखा है वाल्मीकिज रामायण, ठीक है, ये सिर्फ ऐसे लिखा होगा, वाल्मीकिज रामायण, ठीक है, YANA, ठीक, MAYMA, सॉरी 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 गलती हो गई, YANA, है ना। तो यहां पर जो है ऐसे मत कर देना द वाल्मीकिज रामायण या फिर द वाल्मीकिज द रामायण, ऐसे नहीं होगा कुछ भी, ठीक है, ऐसे नहीं होगा, तो वाल्मीकिज रामायण होगा खाली। और एक चीज, अब शब्दों का खेल देखो, यहां पर हमने क्या देखा, जब कभी भी एपोस्ट्रोफे लगाओ, मतलब कि अधिकार दर्शा रहा हो एपोस्ट्रोफे लगा के, तो वहां पे हमें द का इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन अगर ऐसे लिखा हो, यहां पे मैं डैश लगा देता हूं, रामायणा इज रिटन बाय डैश वाल्मीकि, तो यहां पे बुक से पहले हम आर्टिकल लगाएंगे, द रामायणा इज रिटन बाय वाल्मीकि, द वाल्मीकि नहीं करना है हमको, सिर्फ वाल्मीकि होगा। और ये क्यों नहीं होगा भाई, मतलब यहां पर हम वाल्मीकि के आगे जो है दा क्यों नहीं लगा रहे हैं, इसका रीजन ये है कि अभी हमने सीखा कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता। तो हमने क्या देखना है, हमने क्या सीखा अभी, हमने ये चीज सीखा, जब कभी भी यहां पर ऑथर का नाम दिया हो बट कोई एपोस्ट्रोफे नहीं दिया हो, ठीक है, और कोई अधिकार सा भी नहीं दर्शा रहा हो, ठीक है, नो अधिकार या फिर नो पोजेशन, है ना, तो उस केस के अंदर हमने क्या देखना है कि जो बुक है उससे पहले तो दा आएगा, लेकिन ऑथर से पहले दा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ऑथर जो है वो एक प्रॉपर नाउन की श्रेणी आ जाएगी। क्लियर है चीज आपको, बढ़िया से आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, नोट आप कर रहे हो, बढ़ते हैं आगे भाई। रूल नंबर 8 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, रूल नंबर 8 हमारा, न्यूज़पेपर का नाम जब कभी भी दिया होगा तो उससे पहले हमें दा का इस्तेमाल करना ही करना है। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको पता है पूरे वर्ल्ड के अंदर कितने पेपर जो है पब्लिश होते हैं? नहीं पता, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या आपको यह पता है कि आपकी कंट्री में कितने पेपर जो है पब्लिश होते हैं? नहीं पता। क्या आपको यह पता है आपके स्टेट के अंदर कितने पेपर जो है पब्लिश होते हैं? नहीं मालूम, हमें नहीं पता, है ना। तो ये जो है भाई, हमें पेपर्स के बारे में नहीं पता, मतलब बहुत सारे पेपर्स हैं जो पब्लिश होते हैं, कुछ ऐसे पेपर होते हैं जिनका तो नाम भी हम नहीं सुनते, नहीं पता होता हमें, ठीक है। अक्सर ही होता है, आरसीज के अंदर भी अक्सर ही हो जाता है, कुछ ऐसे जो आरसीज आ जाते हैं जिसके अंदर
कुछ पेपर की बात चल रही होती है, न्यूज़पेपर की, और वो नाम हम नहीं सुनते, तो पहचानेंगे कैसे फिर वो पेपर है, हमने तो सुना नहीं। अब देखो, हमने क्या देखना है, न्यूज़पेपर का जो भी नाम होता है उससे पहले हम द लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, द स्टेट्समैन, द ट्रिब्यून, ठीक है। लेकिन जो अदर लैंग्वेज के पेपर होते हैं, ठीक है, जो भी अदर हिंदी, जो भी आगे लैंग्वेजेस है हमारी, तेलुगु, मराठी, इनके आगे द का इस्तेमाल नहीं होता है। इस चीज का ध्यान रखना है हमें। तो अब कभी मान लो कोई एक सेंटेंस रीड कर रहे हो, या फिर फॉर एग्जाम्पल हम कोई एक आरसी रीड कर रहे हैं, उसके अंदर जो है एग्जामिनर जो है वो हमें एक पर्टिकुलर जो है, मान लेते हैं न्यूज़पेपर का नाम दे रहा है ना। अब हमने वो न्यूज़पेपर का नाम नहीं सुना, तो हम पकड़ेंगे कैसे कि यहाँ पे जो एग्जामिनर है वो प्रॉपर न्यूज़पेपर के नाम की बात कर रहा है। तो वहां पे वो कुछ वर्ड्स यूज करता है, न्यूज और पब्लिश। इस बात को ध्यान रखना, वो वहां पे न्यूज या फिर पब्लिश ऐसे कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल जरूर करेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये जो नाम दिया हुआ है ना, किसी पर्टिकुलर पेपर का नाम दिया है, ठीक है। आई बात समझ में? तो हमने क्या देखा, अदर लैंग्वेजेस के जो पेपर होते हैं उनके आगे दा का इस्तेमाल नहीं होता। क्लियर है? बढ़िया से रूल नंबर 8 आपने नोट कर लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे है भाई हमारा रूल नंबर 9। बहुत छोटा सा रूल है, बहुत प्यारा सा रूल है। जो भी हमारे सीज, ओशियन, रिवर्स, बे होते हैं, बे भाई मतलब कि जैसे हमारी खाड़ी हो जाती है, खाड़ी है ना, डेजर्ट जो भी हो जाते हैं, तो इन सभी केसेस के अंदर हम क्या लगाते हैं, दा का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? जैसे कि द अरेबियन सी, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। इसके अंदर एक एक्सेप्शन भी है, आपने देखा होगा हटसन्स बे करके लिखा होता है, तो उसके आगे दा का इस्तेमाल नहीं होता। क्यों नहीं होता? अब ये जो हटसन है ना, ये एक प्रॉपर नाउन हो गया भाई, ठीक है, एक प्रॉपर नाउन हो गया हमारा, इसलिए जो है उसके आगे दा का इस्तेमाल नहीं होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है, एक्सेप्शंस ध्यान रखनी है हमेशा, क्योंकि अक्सर एक्सेप्शन से हमारे जो है क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। द सहारा डेजर्ट, ठीक है, तो द सहारा डेजर्ट ये बिल्कुल ठीक एग्जांपल है हमारा। तो रूल नंबर 9, सी, ओशन, रिवर, बे, डेजर्ट, इन जो भी हमारी चीजें होते हैं इनके आगे हम दा का इस्तेमाल बिल्कुल करते हैं। क्लियर ये चीज? बढ़िया से आगे बढ़ते हैं। फिर आगे भाई हमारा हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स का रूल, ठीक है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो गई या कोई किले हो गए, तो उनके पहले हमें दा का इस्तेमाल करना ही करना है। जैसे कि द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, द व्हाइट हाउस जिसमें हमारे यूएस प्रेसिडेंट रहते हैं, ठीक है, द राष्ट्रपति भवन जिसके अंदर हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो रहते हैं। अब इसके अंदर एक एक्सेप्शन है भाई। क्या एक्सेप्शन है? वो है पार्लियामेंट की। अगर पार्लियामेंट दिया हो तो उससे पहले दा नहीं लगता, दा पार्लियामेंट नहीं होता। हाँ, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लिखा हो तो उससे पहले दा जरूर लगेगा। क्लियर है ये चीज? आपको ये एक्सेप्शन आपको दिमाग में रखना है कि पार्लियामेंट सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट लिखा हो तो वहां पे दा नहीं लगाएंगे। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया होगा तो दा हमारा लगेगा। जैसे कि अगर आपको दे दिया जाए डैश पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो दा जरूर लगेगा। क्लियर ये चीज आपको? बढ़िया से चलें आगे, चलते हैं। फिर ये हमारा सेकंड लास्ट रूल है। इसके बाद हम एक रूल और करेंगे और फिर उसके बाद इस सेशन को हम वाइंड अप करते हैं। रूल नंबर 11 क्या है भाई? फिजिकल पोजीशन, मतलब कि जो निश्चित स्थान होंगे ना, फिक्स स्थान जो होंगे, उससे पहले हमें दा का इस्तेमाल करना ही करना है। जैसे कि द फर्स्ट, द थर्ड, द लास्ट, द सेंटर, द बॉटम, द मिडल, या फिर आप और भी समझ लो, जैसे कि मैं कह दूं द सेकेंड लास्ट, ठीक है, द सेकेंड लास्ट, और ले लो आप थर्ड लास्ट ले लो, थर्ड लास्ट, थर्ड लास्ट। तो इससे पहले भी हमें दा लगाना पड़ेगा, द थर्ड लास्ट। या फिर एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आंसर ऐसे लिखते हैं इसको, हाँ ऐसे लिख लेते हैं, आंसर टू डैश सेकेंड क्वेश्चन, आंसर टू डैश सेकेंड क्वेश्चन in this, answer to that second question in this exercise is incorrect। तो यहां पर क्या एक निश्चित पोजीशन को वो दर्शा रहा है, तो यहां पे हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? दा इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल ये जो है ना एक निश्चित उसको दर्शा दिया उसने पोजीशन को। सो आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज इज इनकरेक्ट। क्लियर ये चीज आपको? बढ़िया से, ठीक है।
तो रूल नंबर 11 क्या है, फिजिकल पोजीशन से पहले दा लगेगा हमारा, ठीक है। दा अभी बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत अच्छे से हमें दा को सीखना है। आज मैं कुछ पर्टिकुलर रूल्स की बात करूंगा, फिर से नेक्स्ट सेशन के अंदर हम दा को अच्छे से वाइंड अप कर देंगे हमारा, ठीक है। मतलब दा फिर ऐसा हो जाएगा कि दा नहीं कटेगा आपकी जिंदगी से, मतलब आप ऐसा हो जाएगा कि भाई दा तो कहाँ आना है कहाँ नहीं आना, बिल्कुल यहाँ आना, एकदम एकदम ऐड हो जाएगा और निकलेगा भी नहीं बाहर। देखते हैं जरा रूल नंबर 12, और आज का हमारा लास्ट रूल है ये। रूल नंबर 12 क्या है भाई, वॉर्स रेवोल्यूशंस रूल, मतलब कि जब कभी भी लड़ाई जो हमारे होते हैं ना, वॉर्स हमारी हुई होती है, कोई रेवोल्यूशन लिया हो हुआ हो, तो उनकी जो उनसे पहले भी हमें द का इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि लिखा हो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो ये होगा द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बैटल ऑफ बक्सर, तो ये होगा द बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। बैटल ऑफ पानीपत, तो हो जाएगा ये द बैटल ऑफ पानीपत होगा। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा। एक एग्जाम्पल और याद आ रहा है, आपने सुना होगा, इसको और लिख लेते हैं, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, है ना, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्लियर एचेस, अच्छा जी। अब क्या होता है, जैसे कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लिखा है हमने, पर ये जो फर्स्ट है, जब हमें इसे वर्ल्ड वॉर के बाद में दर्शाना होता है ना, तो हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं, रोमन काउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। रोमन काउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो जाएगा ये, है ना, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ऐसे हो जाएगा। तो इससे पहले हमें दा का इस्तेमाल नहीं करना होता, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो वॉर्स वगैरह जब कभी भी होगी तो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, लेकिन द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ये गलत है, सिर्फ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होगा। क्लियर है चीज। तो मुझे उम्मीद है कि हमने दा के जो कुछ पर्टिकुलर रूल्स है, पर्टिकुलर जो हमारे रूल्स है, उनको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बहुत नए नजरिए से देखा होगा और बहुत ही इंसानी भाषा के अंदर हमने समझा होगा इसको। तो कल वाले सेशन के अंदर हम कुछ अपने दा के रूल्स को और आगे बढ़ाएंगे और दा को हम अच्छे से वाइंड अप करेंगे। उससे नेक्स्ट सेशन के अंदर हम अपने ए और एन को बहुत अच्छे से जानेंगे, जीरोथ जो हमारे आर्टिकल है उनको बहुत अच्छे से जानेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये सेशन को एंजॉय किया होगा। तो मिलता हूं मैं आपसे आपके नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए। हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रिंस एकेडमी पर। तो भाई आर्टिकल्स हम अपने शुरू कर चुके थे। इससे पहले वाले सेशन के अंदर हमने कुछ रूल्स जाने थे, जहां हम दा को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो हमने बहुत अच्छे से जाना था। इस वाले सेशन के अंदर हम दा को कंप्लीट करेंगे, दा हमारा कहां कहां इस्तेमाल होता है प्रॉपर बढ़िया से बात करेंगे। इससे नेक्स्ट वाले सेशन के अंदर हम अपने ए और एन का यूज बहुत अच्छे से जानेंगे और उसके साथ हम बात करेंगे जीरो आर्टिकल्स की। तो भाई समय बलवान है, समय हम वेस्ट नहीं करते हैं, तो पूरी एनर्जी के साथ बढ़ते हैं आगे अपने सेशन की तरफ। तो आज का हमारा पहला रूल है रूल नंबर 13, जो कि है हेवनली बॉडीज का नियम। तो भाई ये मुझे पता है कि आप स्कूल लेवल में बहुत अच्छे से कर चुके हो ये वाला रूल, और इसको बहुत अच्छे से आप जानते भी हो, बट चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें कोई भी चीज नहीं छोड़नी है तो हम इसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, मैं कुछ भी नहीं छुड़ाने वाला हूं। तो हेवनली बॉडीज क्या होती है भाई, इसको आपने स्कूल के अंदर कुछ इस तरीके से पढ़ा होगा, आपके टीचर्स ने कहा होगा कि दुनिया में जो चीज यूनिक है ना, अपने में एक है, उसके आगे दा लगा दो, जैसे कि अर्थ, स्टार, पोल स्टार, आर्ट्रिक सर्कल, इनके आगे दा लगा दो, है ना। तो और आपने एक एग्जाम्पल भी देखा होगा, जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना। तो सन क्या है भाई, एक हेवनली बॉडी है, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। तो द सन हो गया, द अर्थ हो गया, द पोल स्टार हो गया, द आर्ट्रिक सर्कल हो गया, ठीक है, द मून, और एग्जाम्पल्स लेते हैं, और द साउथ पोल ले लो आप, ठीक है, द साउथ पोल, और द ये भी ले सकते हैं हम, द अंटार्कटिक सर्कल, है ना। अंटार्कटिक सर्कल कैसे कहते हैं इसको, अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। तो हेवनली बॉडीज का रूल है हमारा भाई कि जब कभी भी हम हेवनली बॉडीज की बात करेंगे तो उसके आगे हमें दा इस्तेमाल करना ही। बेसिक रूल है, बहुत छोटा सा रूल है, प्यारा सा रूल है, कुछ बहुत बड़ा तीर नहीं है ये, ठीक है। चलते हैं, नोट करते चलना भाई, आगे आगे बढ़ते हैं भाई। बहुत अच्छा रूल है भाई, अक्सर यहां पे गलतियां होती है। रूल का नाम है भाई हमारा प्लूरल सरनेम रूल। अब ये क्या कहता है प्लूरल सरनेम नेम, जो हमारा रूल है ये कहता है कि भाई जब कभी प्लूरल सरनेम होगा, जैसे कि ऐसे लिखा है गुप्ता, है ना, तो इसका प्लूरल क्या होगा भाई, गुप्तास, है ना।
तो उसके आगे जो है दा हम लगाएंगे ही लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल और ले लो, जो भी सरनेम होते हैं, अग्रवाल ले लो, तो उसके आगे अगर मुझे अग्रवाल्स दिखाना है, मतलब प्लूरल बनाना है उसको, अग्रवाल्स, तो हो जाएगा द अग्रवाल्स, ठीक है। और ये किसको, ये पूरी चीज जो है ये किसको दर्शाएगी, ये शोज कंप्लीट होल फैमिली को दर्शाएगी ये चीज, है ना। तो क्या हो जाएगा, द गुप्ताज, द मौर्याज। कभी कभी आपने सुना होगा द शर्माज हैव रिसेंटली शिफ्टेड टू दिल्ली, मतलब कि शर्मा जो है वो कंप्लीट फैमिली जो है वो दिल्ली शिफ्ट हो गई है। अच्छा, एक गलतियां जो हम देखते हैं, आपने बाहर नेम प्लेट पे ऐसे लिखा होगा ना, ऐसे देखा होगा आपने, ऐसे लिखा होता है द गुप्ताज करके, या फिर गुप्ताज एपोस्ट्रोफे करके ऐसे लिखा होता है। तो ये गलत है भाई, ये बिल्कुल ग्रामेटिकल ये ठीक नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना आप। तो एपोस्ट्रोफे यहाँ पे नहीं आता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो क्या होगा, द गुप्ताज मतलब यहाँ पे बिना एपोस्ट्रोफे वाला, द मौर्याज बिना एपोस्ट्रोफे वाला, द शर्माज बिना एपोस्ट्रोफे वाला। और ये पूरी जो चीज है ये कंप्लीट फैमिली को शो करेगा, इस चीज का ध्यान हमें रखना है। क्लियर है, छोटा सा रूल है, प्यारा रूल है, कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने के अंदर। चलते हैं फिर आगे। रूल नंबर 15 भाई, बहुत अच्छा नियम है रूल नंबर 15 हमारा, कि जब कभी भी एक पर्टिकुलर नाउन की बात करेंगे ना, एक पर्टिकुलर नाउन, तो उसके आगे हमें दा लगाना ही लगाना है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे डैश, मतलब चलो अब तो खैर दिख ही रहा होगा आपको, द बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड इज माई स्टूडेंट, ठीक है। मतलब कि जो बच्चा जो है वो क्लास के बाहर जो खड़ा, मतलब जो बच्चा बाहर खड़ा है, तो पर्टिकुलर उस बच्चे को पॉइंट किया जा रहा है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, द बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड इज माई स्टूडेंट। क्लियर है। द मैन सिटिंग ऑन द बेंच इज माई फ्रेंड। तो देखो मतलब कि जैसे अगर मैं बेंच बनाने की कोशिश करूं, भाई मैं बेंच बना देता हूं, बन जाए तो यहाँ पे एक अगर कोई पर्टिकुलर बंदा बैठा तो इसकी ही बात की जा रही है ना, कि द मैन सिटिंग ऑन दैट बेंच इज माई फ्रेंड, ठीक है। तो जब कभी भी एक नाउन पर्टिकुलर होगा तो उसके आगे हमें द लगाना ही लगाना है। क्लियर है ये चीज, बढ़िया से। चलते हैं आगे। रूल नंबर 16। रूल नंबर 16 क्या है, देखो मैं वही वाली बात है आपको बार बार बता रहा हूं एक चीज, कि ना ऐसे ऐसे मिली हुई हैं चीजें, सारी आपस में मिली हुई हैं। अभी दिखाऊंगा और चीज आपको, आगे आगे भी फील कराऊंगा। जब कभी कोई नाउन दिया हो, है ना, और उसके आगे कुछ वर्ड्स लगे हो लाइक होल, कंप्लीट, एंटायर या सेम, ऐसे वर्ड्स हो। अब देखो ये आप देख रहे हो, तो ये जो है पूरी कंप्लीट चीजों को दर्शा रहे 3 वर्ड्स, तो है ना। तो ऐसे अगर वर्ड्स लगे हो तो उनके आगे हम क्या करते हैं भाई, हमारा दा आता ही आता है। जैसे कि द होल बुक, द देखो होल लगा है, द होल बुक इज फुल ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स, ठीक है। जो ये पूरी किताबें पूरी कंप्लीट जो है किससे, प्रिंटिंग मिस्टेक से भरी हुई है। हालांकि इस रूल से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, और मतलब नहीं बना है, बिल्कुल नहीं बना है क्वेश्चन, बट हमें कोई चीज नहीं छोड़नी है, बन जाए तो कुछ नहीं कह सकते, है ना। रूल ग्रामर, हमें तो ग्रामर सीखने, अच्छे से सीखने, कंप्लीट सीखने, पहली बात तो इसलिए मैंने करा दिया। हाँ, अब देखते हैं यहाँ पे भाई रिलेटिव प्रोनाउंस। मैं वही वाली बात आपको बार बार कह रहा हूं कि जैसे जैसे आपके चैप्टर्स बढ़ते जाएंगे यू विल फील कि ऐसे घुसे हुए हैं चैप्टर्स एक दूसरे के अंदर ना, ऐसे मुट्ठी बनी हुई है। क्या बात कर रहा हूं भाई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की हम बात कर चुके हैं। हमने क्या देखा था, हु हम कहां यूज करते हैं, जब हमें पर्सन दर्शाना होता है ना। और विच हम कहां यूज करते हैं, जब जब हमें कोई ऑब्जेक्ट दर्शाना होता है या फिर एनिमल दर्शाना होता है ना, तो वहां पे हम यूज करते हैं। दैट हमने क्या देखा था, ट्रिक पड़ी थी सोना एस, सोना सेम वाली, है ना, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं कि भाई सुपरलेटिव हो, ऑफ हो, ये सारे जो हमारे वर्ड्स होते हैं इनके आगे हम दैट लगाते हैं, ठीक है। तो अब देखो जरा यहां पे, जब कभी भी हमें एक नाउन दिया हो, ठीक है, रूल क्या कह रहा है, हमें एक नाउन दिया हो, उसके आगे हमें रिलेटिव प्रोनाउंस दिए हो, तो उस नाउन से आगे हमें द लगाना ही लगाना है, ठीक है। और ये सारी चीजें हम अपने प्रोनाउंस के अंदर अच्छे से कर चुके हैं। जहां पे हमने ये रूल पढ़ा है रिलेटिव प्रोनाउंस का, आप देखना वहां पे भी नाउन के आगे दा लगा हुआ है, पर वो वहां पे दा क्यों लगा है वो चीज अब क्लियर हुई है। क्यों, क्योंकि ये जो चैप्टर्स है आपस में ऐसे लिंक्ड है, ठीक है ना, बिल्कुल एकदम लिंक्ड हो रखे हैं, अच्छे से बढ़िया से फील करोगे ये चीज आप धीरे धीरे। देखो, सो दिस इज द बुक विच आई वॉज लुकिंग फॉर। तो यहां पे ये क्या आ गया, नाउन आ गया, है ना। नाउन के बाद क्या आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। तो इस नाउन से पहले क्या आना है, द आना ही आना है। क्लियर है। आगे देखो, बॉय नाउन हो गया, इसके आगे रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, तो इसके आगे द आना ही आना है। ही इज द बॉय,
हु स्टोल माई पेन। अब यहाँ पे हु भी क्यों आया है ये भी हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, है ना। मजा आ रहा है, सीखने को मिल गया कुछ बढ़िया। ऐसे सीखते चले जाओगे और जो ग्रामेटिकल हम एरर्स करते हैं वो एरर आगे नहीं होंगे आपसे। तो ये हमारा रूल नंबर 17 होना चाहिए, जो कि रूल नंबर 18 हमारे एडिटर साहब ने किया हुआ है, जो कि थोड़ा सा गलत है, कोई बात नहीं, हो जाता है हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। सो देखो भाई, अब रूल नंबर 17 क्या कह रहा है हमें। बड़ा सिंपल सा रूल है पर बहुत अच्छा रूल है। और ये रूल जो है हम अपने स्टार्टिंग सेशन के अंदर जब हम आर्टिकल्स हमने शुरू किया था वहीं पर मैं आपसे बात कर चुका था। देखो, ही इज रिच, अब यहां पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एडजेक्टिव तो लगा है, बता तो रहा है कि वो बंदा कैसा है, रिच है, बट यहां पे कोई नाउन गिवन नहीं है। तो नाउन गिवन नहीं है तो यहां पे भी कोई भी आर्टिकल नहीं यूज होगा, ये तो हमने सीखा था। अच्छा, उसके बाद मैंने आपसे ऑर्डर की भी बात की थी कि नाउन होगा उसके आगे एडजेक्टिव होगा तो उसके आगे आर्टिकल लगेगा। तो यहाँ पे देखो नाउन गिवन है ना, तो उसके आगे एडजेक्टिव गिवन हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, आर्टिकल आ गया हमारा। तो ही इज अ रिच मैन, क्लियर है ये चीज। अच्छा, अब यहाँ पे हमें ध्यान क्या देना है, ध्यान हमें ये देना है कि अगर ऐसे लिखा है कि द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, तो देखो यहाँ पे जो द रिच है ये क्या शो कर रहा है, ये पूरी कंप्लीट क्लास को शो कर रहा है कि जो रिच होते हैं, मतलब पूरे कंप्लीट जो रिच हैं वो हमेशा खुश नहीं होते, ठीक है, हमेशा खुश नहीं होते। तो यहाँ पे शोइंग द कंप्लीट क्लास ऑफ रिच पीपल, ठीक है, हमेशा खुश नहीं होते वो, है ना, रिच पीपल। आगे देखो, द इंडस्ट्रियस, अब यहाँ पे जो इंडस्ट्रियस है वहां पे ये उद्योगपति वाला नहीं है, ये है जो मेहनती होते हैं ना, हार्ड वर्किंग जो होते हैं उनको इंडस्ट्रियस कहते हैं। द इंडस्ट्रियस आर ऑलवेज रिवॉर्डेड, जो मतलब कि जो लोग मेहनत करते हैं उनको उनका परिणाम, उनका फल हमेशा ही मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, द इंडस्ट्रियस जो हम शो कर रहे हैं ये पूरी कंप्लीट क्लास को शो कर रहे हैं कि जो कंप्लीट हार्ड वर्किंग लोग हैं उनको उनका रिवॉर्ड, उनका जो परिश्रम का फल है वो जरूर मिलेगा ही मिलेगा। एम आई क्लियर टू यू? बढ़िया से आपने नोट कर लिया इसको, बच्चा नोट करके ही आगे बढ़ना, वरना आगे मत बढ़ना। ठीक है जी, आगे चलते हैं अब हम रूल नंबर 19 या फिर रूल नंबर 18, मतलब अब जो है रूल नंबर 19 आ रहा है, आप अपनी कॉपी में भाई 18 ऐसे करके ही लिखना। अब जो है मैं स्क्रीन पे वही बोल देता हूं, है ना। अब देखो ये क्या है, कंपैरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउन, कंपैरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउन को जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं तो क्या रूल होता है, देखो, व्हेन वन प्रॉपर नाउन इज कंपेयर टू अनदर प्रॉपर नाउन इन अ सेंटेंस। देखो, एक प्रॉपर नाउन हुआ हमारा, प्रॉपर नाउन क्या होते हैं भाई, जैसे कि मैं बोल रहा हूं मैन, उसके अंदर से भूपेंद्र, ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। मैं बोल रहा हूं कंट्रीज, तो इंडिया प्रॉपर नाउन हो गया, है ना, कॉमन क्या हो गया, कंट्रीज हो गया, प्रॉपर क्या हो गया, इंडिया हो गया। सो जब कभी भी प्रॉपर नाउन, एक प्रॉपर नाउन दूसरे प्रॉपर नाउन से कंपेयर किया जाएगा एक सेंटेंस के अंदर, सो वी ऑलवेज यूज आर्टिकल द बिफोर द प्रॉपर नाउन कंपेयर टू, ठीक है, जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसके आगे, जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसके आगे द लगेगा ही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, अब यहां पे द मुंबई नहीं होगा। अब देखो ये एक प्रॉपर नाउन हो गया और ये भी क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन हो गया हमारा मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, है ना। तो अब ये क्या है, मुंबई को कंपेयर किया जा रहा है, तो जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसके आगे दा लगेगा, मुंबई के आगे दा मत लगा देना, है ना, जिससे कंपेयर किया जाएगा उसके आगे दा लगेगा। सो देखो, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो कालिदास क्या हो गया भाई, कालिदास हो गया हमारा एक प्रॉपर नाउन, ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया हमारा एक। उसके बाद शेक्सपियर क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन हो गया। तो कालिदास को शेक्सपियर से कंपेयर किया जा रहा है, इसलिए यहां पे हमारा आर्टिकल जो है दा यूज होगा, दा कालिदास नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, तो ये भी एक प्रॉपर नाउन है, ये भी एक प्रॉपर नाउन है, तो इसके आगे दा लग गया। क्लियर है आपको ये चीज बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो इसको बढ़िया से, फिर आपको क्लियर है तो आगे चलते हैं। आगे भाई हमारा इनर क्वालिटी का नियम, बहुत ही बढ़िया नियम है, बहुत ही छोटा नियम है, अच्छा नियम है, बहुत ही अच्छा, मजा आएगा आपको। देखो, मुझे पता है कि आपके मन में हो रहा होगा कि सर इतने सारे दा के रूल्स हैं क्या। अरे बच्चे, मतलब ये लगा लो कि इसके बाद ना आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी दा को उठाने की। मतलब आप अगर ढंग से इसको 10-15 दिन रिवाइज कर गए ना, यहाँ ऐसे सेट हो जाएगा आपको, तो रीडिंग करते वक्त ना कि यहाँ पे दा क्यों लगा है
पकड़ लोगे आपके क्यों लगा है। पेपर रीड, न्यूज़पेपर रीड करोगे, बहुत हेल्प मिलेगी। बुक रीड करोगे, बहुत हेल्प मिलेगी। और रीडिंग आपको करनी ही करनी है। आरसीज के अंदर अगर इंप्रूव करना है तो बच्चे रीडिंग करो। मैं आपको डे 1 से बोलता आ रहा हूं कि रीडिंग करनी ही करनी है। और अगर आप रीडिंग नहीं कर रहे हो तो आरसीज में यकीन मानो आप बहुत दिक्कत आपको आने वाली है, बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी अगर रीडिंग वाली एबिलिटी जो हैबिट है वो बिल्ड नहीं करोगे तो। ऑल्दो हम बहुत अच्छे से टेक्निक्स पढ़ेंगे उसकी, बट वही है ना, आपको कंपीट करना है अभी बच्चों से, है ना। तो आपको उससे कंपीट करना है जो ऑलरेडी, जिसकी रीडिंग स्किल्स जो अच्छी हैं, जो जिसको रीड करना पसंद है ना। तो वो तो अब वो जो डेली रीड कर रहा है, तो डेली रीड करने वालों को तो हैबिट होती है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, एग्जामिनेशन वाले डे के अंदर जब आप सीट के ऊपर जाके बैठते हो तो उस दिन कोई चमत्कार नहीं होता। इस ब्रेन को आप जैसा प्रिपेयर करते जाओगे ये वैसा ही रिएक्ट करेगा उस दिन भी। पेपर वाले दिन कोई नया चमत्कार नहीं होगा, मैं आपको ये बार बार बता रहा हूं। तो अभी से रीडिंग की हैबिट डालो। 2 पेज से शुरू करो, 1 पेज से शुरू करो, उसको बढ़ाओ, पर रीडिंग करो, ठीक है। वापस आते हैं हम अपने रूल के ऊपर। रूल नंबर 20, इनर क्वालिटी रूल। ये क्या होता है भाई, जब कभी भी कोई वर्ड किसी नाउन की इनर क्वालिटी को दर्शाएगा ना, क्या बात कर रहा हूं मैं, एक वर्ड किसी नाउन की इनर क्वालिटी को दर्शा रहा होगा तो उससे पहले हम दा का इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, ठीक है। देखो, किसी वर्ड से अगर किसी नाउन की इनर क्वालिटी का पता चलता है तो उसके आगे आर्टिकल दा का यूज होता है, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे आपने हिंदी इंग्लिश क्यों मिक्स करके लिखा हुआ है। कुछ बच्चों की मेरे पास क्वेरीज थी कि सर हमें इंग्लिश में भी जब आप लिखते हो तो उतना ज्यादा क्लियर नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैंने इंग्लिश में लिखा, हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके लिखा है ना, ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब इसके अंदर, है ना। आगे देखते हैं भाई। देखो, एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर इन मी नेवर अलाउज मी टू टेल अ लाई। मतलब कि मेरे अंदर का जो टीचर है ना, मेरे अंदर कोई टीचर बैठा है, वो बात नहीं कह रहा मेरे अंदर कोई टीचर बैठा है, नहीं नहीं। द टीचर इन मी, मेरे अंदर का जो टीचर है वो मुझे कभी झूठ बोलने पे इजाजत नहीं देता, झूठ बोलने के लिए इजाजत नहीं देता। तो ये क्या हो गया, एक इनर क्वालिटी होगी। तो क्या होगा, द टीचर इन मी, क्लियर है। द पैट्रियट इन हिम मोटिवेटेड हिम टू ज्वाइन द आर्मी। उसके अंदर का जो देशभक्ति वाली भावना है उसने उसको मोटिवेट किया किसके लिए, आर्मी ज्वाइन करने के लिए। सो द पैट्रियट, क्लियर है ये चीज आपको बढ़िया से। तो इनर क्वालिटी के आगे हमेशा से ही हमारा द का इस्तेमाल होगा, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे। आगे रूल नंबर 20, बहुत बेसिक सा रूल है, बहुत अच्छा रूल है। बॉडी पार्ट का नियम। जब कभी भी बॉडी पार्ट आएगा कोई भी तो उससे पहले दा का इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही हिट मी ऑन द लेग, ठीक है, लेग पर हिट किया। द बर्गलर, बर्गलर मतलब चोर, द बर्गलर हिट हिम ऑन द हेड, तो द हेड हो गया। अब देखो यहां पर, शी मेट विद एन एक्सीडेंट एंड ब्रोक हर हैंड, एंड या फिर एंड ब्रोक द हैंड, दोनों ही करेक्ट है। यहां पे अगर आप ये मीनिंग अगर इसका ऐसे निकालना चाह रहे हो, शी मेट विद एन एक्सीडेंट एंड ब्रोक हर हैंड, मतलब उसका हाथ तोड़वा लिया उसने, तो हर भी लगा सकते हो और दा भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो इसको भाई आप अच्छे से। छोटे छोटे रूल है, अच्छे से नोट करो, रिवाइज डेली करो ताकि यहां पे सेट रहे, ठीक है, वरना सेट नहीं होंगे, निकल जाएंगे दिमाग से। आगे देखते हैं, इन्वेंशन रूल। तो देखो, इन्वेंशन का रूल बहुत ही बढ़िया रूल है भाई। जब कभी भी कोई इन्वेंशन की बात होगी, आविष्कार की बात होगी, तो उससे पहले दा लगता ही लगता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं भाई इसका, हु इन्वेंटेड द टेलीविजन, ठीक है। अब यहां पे द इसलिए लग रहा है क्योंकि इन्वेंशन की बात हो रही है, या फिर हु इन्वेंटेड द ग्रामोफोन, क्लियर है चीज, तो इसलिए यहां पे दा लगा। अब इसकी कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या है, जब कभी भी इन्वेंशंस के अंदर एक काउंटेबल नाउन वाली सेंस आएगी तो वहां पे द यूज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर बॉट अ टेलीविजन, तो यहां पे क्या है, अ टेलीविजन मैंने इस्तेमाल किया, द नहीं इस्तेमाल किया, क्लियर है। काउंटेबल हो गए ना, ये चीज काउंटेबल कर दी हमने, तो इसलिए यहां पर क्या है, आ का हमने इस्तेमाल किया है, क्लियर है ये चीज, बढ़िया से, छोटा सा रूल है। आगे चलते हैं भाई, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रूल, और ये बिल्कुल सेम आपके इन्वेंशन वाले रूल की तरह ही है। जब कभी भी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आएगा तो उससे पहले हमें दा लगाना है, जैसे कि द तबला, द ड्रम, या फिर और देखो, माई फ्रेंड प्लेज द गिटार, ठीक है।
शी प्लेज द पियानो एवरी इवनिंग, वो हर शाम को पियानो प्ले करती है। लेकिन यहां पर भी जब कभी भी काउंटेबल नाउन की बात होगी तो वहां पे दा का इस्तेमाल नहीं होगा। क्या बात कर रहा हूं मैं, जैसे कि माई फ्रेंड हैज बॉट अ गिटार, अब यहाँ पे काउंटेबल चीज आ गई ना, एक गिटार खरीदा उसने, तो इसलिए यहाँ पे दा का इस्तेमाल नहीं होगा, आ का इस्तेमाल होगा। क्लियर है चीज बढ़िया से। अभी आ और एन वाली भी जो चीजें हैं वो हम उसके जब ए और एन को समझेंगे वहां पे बहुत बढ़िया से करूंगा इन सब चीजों की मैं बात, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। नोट करते चलो, रिवाइज करते चलो और बढ़ते चलो आगे। देखते हैं भाई रूल नंबर 24, बहुत ही छोटा रूल है ये, और मतलब आज वाले जो हमारे रूल है ना बहुत बड़े नहीं है, बट अगर मैं इन्हीं रूल्स को पिछले वाले सेशन के साथ मर्ज करा देता तो लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाता, और आप फिर यूं हो जाता यार इतना बड़ा लेक्चर है क्या, अभी इतना इतना सारा पढ़ना पड़ेगा क्या। तो इसलिए मैंने इनको 2 पोर्शन के अंदर डिवाइड कर दिया है। हालांकि ये रूल बहुत छोटे हैं, मुझे मालूम है अच्छे से। आगे देखते हैं। रूल नंबर 24 कहता है जब कभी पॉलिटिकल पार्टीज की बात होगी, रिलीजियस की कोई रिलीजियस बात होगी, या कोई मतलब रिलीजियस कोई कम्युनिटी की बात होगी, जैसे हिंदू मुस्लिम ये वाली बात होगी, तो वहां पर भी हमें द का इस्तेमाल करना ही करना है। ठीक है, जैसे कि द आप आम आदमी पार्टी, द बीजेपी, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस। तो अब लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो आप लोग, ये जो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस, या फिर मैं द हिंदूज भी लिख दूंगा, द हिंदूज, तो ये क्या है, होल कम्युनिटी को दर्शा रहे हैं, मतलब पूरे हिंदू या पूरे मुस्लिम्स या पूरे क्रिश्चियंस, ठीक है, इसको दर्शा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमें क्या ध्यान रखनी है, ध्यान हमें यहाँ पे रखना है, ही इज अ हिंदू। अब यहाँ पर जो है एक सिंगुलर सेंस आ रही है, उसके बारे में हम दर्शा रहे हैं, तो ही इज अ हिंदू, तो यहाँ पे सिंगुलर वाली सेंस आ रही है, इसलिए यहाँ पे आ लगा है हमारा। क्लियर ये चीज आपको बढ़िया से। आगे चलते हैं। सो मेरे हिसाब से रूल नंबर 25 है, बट एक्चुअल में ये रूल नंबर 24 होगा। तो लास्ट रूल है भाई हमारा, रूल नंबर 24, और बहुत ही अच्छे समझना है। मतलब बुक्स के अंदर अगर आप इस रूल को पढ़ोगे तो बिल्कुल खिचड़ी मची होती है ना, सच में बिल्कुल खिचड़ी मची होती है। इसको एकदम इंसानी भाषा के अंदर आपको समझाऊंगा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको समझाऊंगा, और एक बारी में चीज समझ में आ जाएगी। देखो, जब 2 नाउन को एंड से जोड़ा जाता है, ध्यान रखना है क्या कह रहा हूं मैं, 2 नाउन को एंड से जोड़ा जाएगा। जैसे कि आप यहां पे देखो, मैं कलर ले लेता हूं, ये यहां पे एंड लगा हुआ है और ये भी यहां पे एंड लगा हुआ है ना। इससे पहले भी एक नाउन है और इसके बाद भी एक नाउन है ना। यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में भी इससे पहले भी एक नाउन है, इसके बाद भी एक नाउन है ना। क्या बात कर रहा हूं, 2 नाउन को एंड से जोड़ा जाएगा तो 2 कंडीशंस है। अगर वर्ब वहां पर प्लूरल होगी, क्या कह रहा हूं मैं, वर्ब वहां पर अगर प्लूरल दी होगी, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस की बात करते हो, एंड लगा हुआ है, इससे पहले एक नाउन है, इसके बाद एक नाउन है, आगे हमने सेंटेंस रीड किया, वर्ब मुझे प्लूरल मिल गई, तो उस केस में यहां पर भी आर्टिकल आएगा और यहां पर भी आर्टिकल आएगा। अब क्या आर्टिकल आएगा उसकी भी बात करेंगे, आर्टिकल ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, उसकी बात करेंगे। लेकिन अगर एंड है, इसके यहां पर भी नाउन है और इस एंड के यहां पर भी नाउन है, मतलब 2 नाउन कंजक्ट हो रहे हैं उससे एंड से, और वर्ब वहां पे सिंगुलर है, तो यहां पर आर्टिकल नहीं आएगा और यहां पर आर्टिकल आएगा। क्या कह दिया मैंने, ध्यान से देखो, एक एग्जांपल सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगा बिल्कुल। देखो, द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट हैव अराइव्ड। अब यहां पे देखो एंड आया है ना, ठीक बात है भाई, बिल्कुल अच्छी बात है, एंड आ गया। आगे देखते हैं, प्रिंसिपल नाउन आ गया, ठीक है, चीफ गेस्ट नाउन आ गया, आगे वर्ब क्या आ गई, प्लूरल आ गई है ना। तो अब देखो, द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट हैव अराइव्ड, मतलब कि प्रिंसिपल और जो चीफ गेस्ट है वो आ चुके हैं। अभी फर्क समझना, एक लाइन के अंदर सारी पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जैसे बाहुबली के अंदर दूसरे पार्ट के अंदर सब कुछ क्लियर होता है ना, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, वही वाली चीज। देखो अभी एक लाइन बोलूंगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एंड आया, बिल्कुल ठीक बात है, इससे पहले एक नाउन आ गया, बिल्कुल ठीक बात है, इसके बाद भी एक नाउन आ गया, बिल्कुल ठीक बात है, वर्ब क्या आ गई, हैज आ गई, तो वर्ब हैज आ गई, तो इसके आगे हमारा जो है आर्टिकल यूज नहीं होगा और इसके आगे आर्टिकल इस्तेमाल होगा। अब देखो, बात यह आती है कि दा का इस्तेमाल क्यों किया, ए का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, ना और एन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। अब देखो, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब पूरे स्कूल का एक पर्टिकुलर ही होता है ना, और हमने पर्टिकुलर का तो पढ़ा ही था कि जब कभी पर्टिकुलर
हमारा होगा, पर्टिकुलर नाउन होगा, तो वहां पे दा का इस्तेमाल करेंगे। चीफ गेस्ट भी बहुत होते हैं, लेकिन एक मतलब एक शो के अंदर जो चीफ गेस्ट आ रहे हैं वो तो एक पर्टिकुलर ही होगा ना, तो इसलिए भी यहाँ पे क्या लगा, दा लगा है दोनों तरफ। क्लियर है? ए एन भी लगते हैं, वो आगे भी हम देखेंगे, आगे बढ़िया से देखेंगे इस चीज को। अब यहाँ पे देखो द प्रिंसिपल क्योंकि पर्टिकुलर है। अब ये देखते हैं दोनों सेंटेंसेस के अंदर फर्क क्या है। देखो भाई, दोनों सेंटेंसेस ये कह रहे हैं कि यहां पे जो प्रिंसिपल है और जो चीफ गेस्ट है ये दोनों अलग अलग हैं। द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट हैव अराइव्ड, मतलब प्रिंसिपल भी आ चुके हैं और चीफ गेस्ट भी आ चुके हैं। ठीक है, ये फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है। दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है? दूसरा सेंटेंस कह रहा है द प्रिंसिपल द प्रिंसिपल, मतलब वो चीफ गेस्ट और प्रिंसिपल ना एक साथ मर्ज हो गया। देखो, द प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट हैज अराइव्ड, मतलब कि जो प्रिंसिपल है ना वही चीफ गेस्ट भी है। द प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट हैज अराइव्ड, मतलब कि जो प्रिंसिपल है और वही चीफ गेस्ट भी है, वो आ चुके हैं। ये है इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर फर्क। मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा ये चीज सुन के, है ना। तो भाई इसी के साथ हमारे जो दा के रूल्स हैं वो प्रॉपर कंप्लीट होते हैं। हम अच्छे से अपने एग्जाम, ऑल्दो दा की और भी लिस्ट है, बट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी हमारे अंडर ग्रेड के एग्जाम्स हैं, बट अंडर ग्रेड भी क्या, आप लाइफ के अंदर कोई पेपर दे देना, इसके बाहर दा नहीं बनता। ठीक है, नहीं बनता। तो दा को हम अच्छे से जान चुके हैं, दा के कहाँ का इस्तेमाल होते हैं अच्छे से जान चुके हैं। नेक्स्ट वाले सेशन के अंदर हम अपने ए और एन की बात करेंगे, ओमिशन की भी बात करेंगे। और इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। तो भाई टिल देन, बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रिंस एकेडमी पर। तो भाई इससे पहले वाले सेशन के अंदर दा को हम अच्छे से पकड़ चुके थे। दा जहां जहां यूज होता है हमने चुन चुन के दा को पकड़ा है ना। बिल्कुल सेम तरीके से पूरी एनर्जी के साथ आज हम ए और एन के बारे में जानेंगे कि कहां हमें ए लगाना होता है, कहां हमें एन लगाना होता है। उसके बाद आज हम शुरू कर देंगे अपने ओमिशंस को, कहां पर हमें आर्टिकल्स को नहीं लगाना होता। जब हमने इस सेशन को स्टार्ट किया था तो हमने वहां पे सीखा था कि ए एन द ये आर्टिकल्स तो होते ही होते हैं, इसके साथ हमें 0 आर्टिकल और सीखना होता है। हमें ये भी सीखना होता है उसके अंदर कि कहां आर्टिकल नहीं लगाने। तो आज मैं इन सारी चीजों की आपसे बात करूंगा। और भाई समय बलवान है, समय वेस्ट हम करते नहीं, तो पूरी एनर्जी के साथ शुरू करते आज का हम अपना सेशन। तो भाई सबसे पहले बात करनी है हमें कि ए और एन जो है इसके यूजेस कहां कहां होते हैं। तो देखो, ए और एन आर्टिकल की बात करूं तो इस ये जो पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? साउंड के ऊपर। किसके ऊपर? साउंड के ऊपर या प्रोनाउंसिएशन के ऊपर। अब क्या है ये साउंड, क्या प्रोनाउंसिएशन है, क्या बात कर रहा हूं मैं, इसको जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। हिंदी में आपने देखा होगा स्वर या व्यंजन, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जब कभी मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं या आपके दिमाग में भी देखना अभी यही चीज आएगी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, वॉवल्स क्या होते हैं? आपके दिमाग में एक ही चीज आई है, ए ई आई ओ यू, यही आई है। करेक्ट बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये कंप्लीट नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, आपके दिमाग में आ रहा है कि भाई इन 5 को निकाल दो, जो बाकी 21 बचे वो क्या हो गए? कॉन्सोनेंट्स हो गए। ये 21 कहां से आया? हमारे इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स है वो कितने हैं? 26 है। उसमें से आप ए ई आई ओ यू ये 5 निकाल दोगे तो बचेंगे कितने? 21। वो हो गए हमारे कॉन्सोनेंट्स। हमने बचपन से यही सीखा है। चलो ठीक है, मान लिया आपकी बात, आपने बचपन से यही सीखा है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। पर अब सीखना क्या है? अब हम कंपीट कर रहे हैं, अब हम बच्चों से लड़ाई कर रहे हैं, अब हमें सीट छीननी है, तो इससे काम नहीं चलने वाला। तो काम किससे चलेगा? ये सीखना पड़ेगा हमें। देखो भाई, वॉवल्स की अगर मैं बात करूं तो वॉवल्स हमारे वो अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश के जिसके अंदर जब हम उसको बोलते हैं तो कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब हम अपने मुंह के जो पार्ट होते हैं या हमारी टंग होती है, ये ऊपर नीचे ऐसे लगती नहीं है, मतलब कि ऐसे ऊपर नीचे ऐसे लगती नहीं है। अभी थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट सीखना है हमें। ठीक है, तो जैसे कि मैं बोल रहा हूं ए ई आई
ओ यू, तो मेरी टंग जो है वो सीधी रही, ऊपर नीचे कहीं नहीं लगी। बाकी अगर मैं बात करूंगा तो मेरा मुंह भी चिपकेगा, जैसे बी, सी, है ना। तो एफ, देख रहे हो मुंह की मूवमेंट हो रही है, तो यहां पे क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है। पर ए ई आई ओ यू एक ऐसे वर्ड है जिसके अंदर कोई भी माउथ की ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ रही। तो हमारे वो वर्ड्स जिसके अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती, हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम वोवल्स कहते हैं। कह दो यार बात नहीं समझ में आई, पक्का आगे बात समझ में बढ़िया से। और वो वर्ड्स जो हम ऑब्स्ट्रक्शन के साथ बोलते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। क्लियर है बढ़िया से, ठीक है। चलो जी, अब देखते हैं, हमने बचपन से सीखा है कि जो हमारे ए ई आई ओ यू होता है इसके आगे आप एन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमने ये सीखी है। बाकी जो बचेगा उसके आगे ए लगा दो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट ये भी सफिशिएंट नहीं है, ये भी कंप्लीट नहीं है, ये भी हर जगह अप्लाई नहीं होता, ठीक है। स्कूल में हमने सीखा था, वो स्कूल लेवल तक था, अब हमें लड़ाई करनी है। तो क्या होते हैं ये हमारे, देखते हैं जरा। अब हमें कहां लगानी है, कैसे कैसे लगानी है, सारी बात बहुत बढ़िया से करूंगा। और जब मैं आपसे इंग्लिश स्टार्ट कर रहा था, मैं बार बार आपसे माफी मांगता हूं कि मुझे हिंदी के लिए माफ करना, मुझे उर्दू के लिए माफ करना। उसकी जड़ मैं आपको बताता हूं, मैं क्यों आपको कह रहा हूं। भाई हिंदी और उर्दू बहुत खूबसूरत लैंग्वेज है, मतलब नॉर्मल बंदों के बस की नहीं है वो चीज सीखना। जो आपके हिंदी के टीचर्स हैं, जो आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो मतलब उनके लिए हैट्स ऑफ है भाई, बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वो, लिटरली बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो अब हमें ए ई आई ओ यू तो हमने सीखा है कि इनके आगे एन लगाना है। बट मैं ये भी कह रहा हूं कि कंप्लीट नहीं है। तो कंप्लीट क्या है, कंप्लीट ये है कि जो वर्ड्स जिनकी साउंड, जिनका उच्चारण, जिनको मुंह, जब आप अपने मुंह से बोल रहे हो तो वो कैसी साउंड निकालने, मतलब शुरू जब होंगे तो वो ऐसी साउंड निकालेंगे, आ, ई, ऊ, ऊ, ए। अगर ये साउंड आ रही है ना, आ ई ऊ ऊ ऊ ए, ये अगर साउंड आ रही है तो ही आपको वॉवल लगाना है। जिंदगी में गलत नहीं होगा, यकीन मानो, जिंदगी में मार नहीं खाओगे। और बाकी जो बच जाए, जो साउंड बाकी बच जाए, उनके आगे, सबके आगे ए लगाना है हमें। अभी और डीप में बात करूंगा और अच्छे से समझेंगे हम इसको, बहुत बढ़िया से मैं इसको समझाने वाला हूं आपको। तो हमने क्या देखा, ए और एन का इस्तेमाल कहां करना है, हमें वर्ड देखना है। वर्ड का अगर फर्स्ट अल्फाबेट कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ रही उसके अंदर, और ऑब्स्ट्रक्शन कब नहीं आएगी, आ ई ऊ ऊ ए, इनके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है हमारी, तो उसके आगे हमें सीधा सीधा क्या लगा देना है, एन लगा देना। क्या दोनों ये बात समझे, मुझे पूरी उम्मीद है बच्चे आपको ये वाली बात बढ़िया से समझ में आई होगी। आगे देखो, हमारे वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट जिसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, ठीक है, उसके आगे ए लगा दो। तो अब मैं क्या बात कर रहा हूं, पूरा कंक्लूजन इस लाइन के अंदर छुपा हुआ है। देख लो, मैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके नोट्स बनाने लगा हूं आपके लिए, कि समझ आना जरूरी है। यहां पे आपसे कोई ये डेफिनेशन नहीं पूछने वाला कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन दो, नहीं। हमें कॉम्पीट करना है बच्चों से, हमें चीजें समझ में आनी चाहिए, हमें डेफिनेशन रटने से बात नहीं बनेगी यहां पे, समझ गए। इसलिए मेरा मोटिव है आपको समझाना, डेफिनेशन रटवाना नहीं है। वरना मैं डेफिनेशन भी यहां पे लिख सकता हूं आपके लिए इंग्लिश के अंदर पूरी पूरी, पर उनका कोई मजा नहीं है, उनका कोई फायदा नहीं है। देखो भाई, हमेशा साउंड को प्रेफरेंस देनी है हमें। जब कभी भी ए और एन के अंदर उलझ जाओ, साउंड को प्रेफरेंस दो, वहां से निकल के बाहर आ जाओगे। कैसे, देखते हैं हम जरा। 4 रूल की बात करूंगा और सारी जड़ खत्म हो जाएगी इनके अंदर। देखो भाई, रूल नंबर 1, अगर हमारा लेटर वॉवल है, ठीक है, कोई लेटर है जो वॉवल से शुरू हो रहा है और वो साउंड भी वॉवल कर रहा है, ठीक है, तो वो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। एग्जाम्पल दूंगा, बहुत बढ़िया से बात करूंगा, टेंशन नहीं लेनी, बहुत ही बढ़िया से बात करूंगा। आगे देखो, रूल नंबर 2 क्या कहता है, अगर हमारा कोई लेटर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, उसकी साउंड भी कॉन्सोनेंट है, तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, ए लगा देंगे। क्लियर वाली बात। रूल नंबर 3 कह रहा है कि अगर मेरा लेटर, ध्यान से सुनना, रूल नंबर 3 को स्टार मार्क कर रहा हूं, अगर मेरा लेटर वॉवल से शुरू हो रहा है, शुरू वॉवल से हो रहा है, ए ई आई ओ यू से शुरू हो रहा है, पर साउंड कैसी दे रहा है, साउंड दे रहा है कॉन्सोनेंट की, तो क्या लगा देंगे, ए लगाना है, एन नहीं लगाना। एग्जाम्पल दूंगा, बिल्कुल ध्यान से समझ में आएगी। पीछे मैं आपसे क्या कह रहा था, पीछे मैं आपको यही चीज समझा रहा था कि ए ई आई ओ यू हम रट तो लेते हैं कि इनके आगे ए और एन लगा दो, पर यह हमेशा साथ नहीं देता, यह हमेशा सही नहीं होता। वो यही चीज है, रूल नंबर 3,
लेटर शुरू हो रहा है वोवल से, पर वहां पे ए, हम वहां पे एन नहीं लगता, वहां पे ए ही लगता है। क्या कर रहा हूं ये बात ध्यान से समझाऊंगा अभी, देखना। रूल नंबर 4 कहता है कि अगर लेटर मेरा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, साउंड वोवल कर रहा है, तो हम एन लगाएंगे। क्या बात कह रहा हूं मैं, अब देखो कैसे बात दिमाग में जाएगी आपके। हमने क्या सीखा था, लेटर साउंड, लेटर साउंड, लेटर साउंड, लेटर साउंड। सबसे पहला केस हमने क्या देखा, लेटर वोवल साउंड भी वोवल। दूसरा देखा लेटर कॉन्सोनेंट साउंड भी कॉन्सोनेंट। तीसरा हमने देखा लेटर वोवल साउंड कॉन्सोनेंट। चौथा हमने देखा लेटर कॉन्सोनेंट साउंड वोवल। अब देखो जरा ध्यान से, लेटर वोवल से शुरू हो रहे हैं, ठीक है, ओ से शुरू हो रहा है, ये यू से शुरू हो रहा है, लेटर शुरू हो गए। और साउंड भी कैसी हो रही है, वोवल हो रही है, एप्पल, ऑरेंज, अम्ब्रेला। तो हमने क्या लगा दिया, एन लगा दिया। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं इस रूल के अंदर, मुझे भी पता है कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी पता है अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो फिर, लेटर कॉन्सोनेंट, ठीक है भाई, सी कॉन्सोनेंट है, एम कॉन्सोनेंट है, बी हमारा कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना, शुरुआत हो रही है इनकी कॉन्सोनेंट से। साउंड भी कॉन्सोनेंट कर रहा है, कार, मैन, बॉय, क्या लगा दिया, ए लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मजेदार, यहां से बनता है सवाल, देखना भाई। लेटर शुरू हो रहा है किससे, वोवल से। तो देखो यूनियन यू से शुरू हुआ, यूरोपियन ई से शुरू हुआ, यूनिकॉर्न यू से शुरू हुआ, और ये बी ए, चलो ये तो खैर एक अलग ही एग्जांपल आ गया, कोई बात नहीं, ये डल गया होगा एग्जांपल, कोई नहीं, हमें जो चीज समझनी है। अब देखो लेटर हमारा वोवल आया, ठीक बात है। साउंड हमारी क्या आ रही है, कॉन्सोनेंट आ रही है। मैंने आपसे क्या बोला था, हमें एन कहां लगाना है, आ ई ई ऊ ऊ ए और ए, इनके आगे लगाना। अब देखो, अब आप पढ़ रहे हो यूनियन, तो क्या साउंड आ रही है, या आ रही है, या। यूरोपियन, यूरोपियन, या। तभी मैं कह रहा हूं कि ये जो हिंदी है ना, बहुत खूबसूरत लैंग्वेज है। मतलब ये जो वोवल का जो लफड़ा है ना, ए और एन आर्टिकल को एक्चुअल जो समझा पाई है लैंग्वेज, वो हिंदी ही समझा पाई है। तभी मैं साक्षात नमन करता हूं उन टीचरों को जो हिंदी पढ़ा रहे हैं, ठीक है भाई। यूनिकॉर्न, या साउंड आ रही है यहां पे, वरना अक्सर मैंने यहां पे आर्टिकल्स के अंदर ना ये छोटी सी चीजों के अंदर उलझते हुए देखा है बच्चों को, ठीक है ना। तो आगे से आपको क्या ध्यान रखना है, ए ई आई ओ यू को ठीक है हम दिमाग में रखेंगे, पर हमें ध्यान देना हिंदी पे, हमें ध्यान देना स्वर के ऊपर, आ ई उ ऊ ए के ऊपर, कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। यूनिकॉर्न, तो यहां पे क्या आ गया, सबके आगे ए लगेगा हमारे, ठीक है। अब बी ए तो खैर चलो, ये तो वर्ड ही हमारा वो हो गया जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, राइट। आगे देखो भाई, रूल नंबर 4 बहुत बढ़िया है। रूल नंबर 4, अक्सर यहां से गलती होती है। देखो भाई, लेटर हमारा कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, शुरू हो रहा है एम से, शुरू हो रहा है एस से, शुरू हो रहा है एस से, एक्स, एल, ये सब जो है कॉन्सोनेंट है, हाँ या ना, करेक्ट बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साउंड कैसी कर रहा है, ये साउंड कर रहा है वोवल की। देखो एम एल ए, तो देखो एम ए आ गया पहले, एम, ये आ गया एम एम, ए आ गया यहां पे, तो क्या लगेगा, एन एम एल ए, ठीक है। एम ए, ठीक है, बोलते हैं ना, वो तो एम ए के अंदर उसका एडमिशन हो गया, तो एन एन एम ए होगा, वो ए एम ए नहीं, एम। देखो एम ऐसे लिखा जाता है, तभी तो कहता हूं हिंदी ही सब कुछ है भाई। हिंदी बहुत प्यारी लैंग्वेज है, इसको हल्के में मत लेना हिंदी को तुम। हाँ, आगे देखो, अब एस पी, अब देखो एस, एस बोल रहे हैं जब हम, ए निकल रहा है मुंह से, पहले ही ए निकल रहा है, एस पी है ना, तो देखो एस पी, तो एन एस पी होता है हमारा। एस आई है ना, तो देखो एन एस आई। एक्स देख रहे हो, यहां पे मैंने हिंदी के अंदर ये इसलिए लिखे ताकि आप इस चीज को फील कर पाओ। एन एक्स रे, एन एल आई सी एजेंट है ना, एल आई सी के अंदर ए नहीं लगाते हम, एन लगाते, एन एल, एल देख रहे हो मुंह से एल। अब देखो मैं बोल रहा हूं ब, बोट, बो, तो यहां पे तो कोई है ही नहीं। अगर मैं बोल रहा हूं एल, तो पहली मुंह से क्या निकल रहा है, ए, ये वाली साउंड निकल रही है, समझ रहे हो। तो हिंदी को मैं नमन करता हूं, इसीलिए करता हूं, ठीक है। अब आगे एक वर्ड आता है होटल, ठीक है भाई, बड़ी कंट्रोवर्सी बनी रहती है इसके अंदर। आप कई किताबें देखोगे, किसी के अंदर आपको ए लगा हुआ मिलेगा और किसी के अंदर आपको एन लगा हुआ मिलेगा। आज पूरा निचोड़ेंगे इसको, होटल को भी बहुत बढ़िया से बात करूंगा, तसल्ली से बात करूंगा इसके बारे में भी। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां तक आपको पूरा मजा आ गया होगा, और ए और एन को कहां लगाना है कहां नहीं लगाना, ये बहुत बढ़िया से सीख चुके होंगे आप। पूरी एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं आप, नोट करते चलना, बिना नोट करे बात नहीं बनने वाली, फेल हो जाओगे बिना नोट करे,
यकीन मानो, क्योंकि गलती करते हैं ना हम, दिमाग से निकल जाती हैं चीजें, यकीन मानो, ये बता रहा हूं मैं आपको, मैंने अक्सर देखा है। सब पढ़ लिए, नोट्स नहीं बना रखे, इधर उधर नोट्स बना रखे, खत्म है कहानी वहीं पे। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मैं कह रहा हूं हर अंकल इस डैश एमएलए, तो हमने अभी क्या सीखा, ये ए वाली साउंड निकलता है एम के अंदर, तो एन एमएलए। लेकिन वहीं अगर मैं ये कह दूं हर अंकल इज डैश, अभी इसको भूल जाओ, यहां पे जो भी लगा है, हर अंकल इज डैश मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो यहां पे देखो शुरू में क्या निकला, मैम वाला निकला, मां निकला यहां पे। तो यहां तो कुछ हमारा स्वर वाली, यहां पे वॉवल वाली आ ई उ ए वाली साउंड तो निकली नहीं। तो यहां पे क्या आएगा, यहां पर आएगा हमारा ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, क्लियर है आपको। एन एम ए की बात कर रहे थे ना हमने, अभी लगाया था एन एम ए, तो वो क्यों लगाया था, क्योंकि ये तो शुरू ही एम वाली साउंड जो है ए से शुरू हो रही है। लेकिन अगर मैं वही कह दूं ना, मास्टर्स करके इसको लिख दूं, इसको मास्टर्स कर दूं, तो वहां पे ए आएगा। इस चीज का ध्यान रखना है हमें, ठीक है। और ये मत सोचना आपके, अरे अगर आपके पेपर में आ गया, अरे सर ने तो एमएलए के आगे हमने एन ही लगाया था, वहां पे फुल, आप देख नहीं रहे फुल फॉर्म लगी हुई है वहां पे, तो गलत हो जाएगा सीधा। ठीक है, इन सब चीजों को पकड़ के रखना, हमें मुट्ठी के अंदर रखना है। आगे देखते हैं भाई, ही इज आर ए एस। अब देखो यहां पे ध्यान से, ही इज आर ए एस, मैंने बोल दिया भाई ही इज आर ए एस, क्या इसके आगे कोई नाउन है? नहीं है ना। और हमने क्या सीखा था, हमने यही चीज अपने स्टार्टिंग की क्लास के अंदर सीखी थी कि अगर हमें नाउन नहीं गिवन है तो हम आर्टिकल भी नहीं लगाएंगे वहां पे, राइट। लेकिन वहीं अगर मैं आपको बोल दूं ही इज डैश, अभी डैश मान के चलते हैं, ही इज डैश आर ए एस ऑफिसर। अब यहां पे देखो आर आ मुंह पहले खुल गया, आ वाला है ना, तो ही इज एन आर ए एस ऑफिसर। क्लियर है ये चीज, बढ़िया से नोट कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, बहुत ज्यादा, जो कि किताबों के अंदर ना बिल्कुल उलझी हुई लैंग्वेज के अंदर लिखी होती है। मेरा मोटिव आपको पढ़ाना है, इंसानी भाषा के अंदर समझाना। यहां पे हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके लिख रहा हूं क्योंकि मुझे आपको इंसानों की लैंग्वेज में समझाना है, ठीक है ना। मुझे बुकिश लैंग्वेज में पढ़ाने का कोई शौक नहीं है। बुक से अगर पढ़ाना ही होता तो आप बुक खरीद लेते, बुक खरीद के आप ही पढ़ते रहते। क्यों आप फी पे कर रहे हो मेरे को, है ना? क्यों आप प्रिंस अकेडमी के अंदर इनरोल कर रहे हो? आप प्रिंस अकेडमी के अंदर इनरोल कर रहे हो ताकि आपको कुछ यूनिक मिले, आप सीधी सीधी भाषा के अंदर चीजों को समझ पाओ। और यही मेरा पूरा प्रयास है कि मैं पूरी बिल्कुल इंसानी भाषा के अंदर आपको सारी चीजें समझा दूं। क्लियर है भाई ये चीज आपको? बढ़िया से आगे चलते हैं फिर। रूल नंबर 5, 6, 7, ये कुछ साउंड के रूल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, मजा आएगा आपको। देखो भाई, हाँ, साउंड ऑफ यू। अब ये जो यू वाली साउंड है ना, ये दो तरीके से साउंड निकालता है। कैसे? यू जो है या भी साउंड करता है और आ भी साउंड करता है, ठीक है। जैसे कि यूनियन अभी हमने देखा था, यूनिक बुक अगर मैं लिख रहा हूं तो इनके आगे क्या लग जाएगा? ए लग जाएगा, राइट। अच्छा, और यू हमारा आ वाली साउंड कब निकालता है? अम्ब्रेला, अंपायर। तो मैंने आपको बोला क्या है, प्रेफरेंस ही साउंड को देनी है। भूल जाओ वहां पे क्या लगाए, ए ई आई ओ यू, क्या लगाए, साउंड को प्रेफरेंस दो। तो अम्ब्रेला, अंपायर, तो क्या लगेगा? एन लगेगा वहां पे। क्लियर है? बढ़िया से आगे देखो फिर, साउंड ऑफ एच। अब मैं यहां पर होटल को पकड़ूंगा, निचोड़ूंगा उसको, ध्यान से देखना। साउंड ऑफ एच, अब ये दो तरीके से साउंड करता है। पहले तो ह वाली साउंड, है ना, और दूसरा होता है इसके अंदर जो एच होती है वो साइलेंट होता है। जैसे कि अगर मैं पहले ह वाली साउंड की बात करूं, हॉर्स, हाउस, तो सीधा सीधा हमारा ए लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई, बिल्कुल बढ़िया से। अच्छा, अब कुछ हमारे वर्ड्स है जैसे कि आर, ऑनररी, ऑनेस्ट, तो इसके अंदर ये एच होते हैं, ये साइलेंट होते हैं, है ना। तो इसके आगे क्या लगता है हमारा? एन लगता है। क्लियर है? अब मैं आपसे बात कर रहा था, एक वर्ड पकड़ा था हमने, क्या? होटल, है ना, होटल पकड़ा था। अब ये जो होटल है ना, इसकी प्रोनाउंसिएशन की अगर मैं बात करूं तो ब्रिटिश, जो कि हम फॉलो करते हैं, हम ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं, है ना, तो ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर इसको हा से शुरू किया था, होटल होता है। लेकिन अगर मैं अमेरिकन लैंग्वेज की बात करूं, अमेरिकन इंग्लिश के अंदर क्या होता है, इसको अ से ऐसे डिनोट, मतलब ये साइलेंट होता है, ओटल पढ़ते हैं इसको, ओटल, है ना। तो अगर आप बुक की बात करोगे तो अगर ये पेपर के अंदर आ रहा है तो आपको ए लगा के चलना है। क्यों? क्योंकि हम जो है ब्रिटिश लैंग्वेज फॉलो करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं।
और जो यहाँ पे एन लगाता है वो अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से लगाता है। ये चीज क्लियर है आपको? तो अगर पेपर में होटल आ रहा है सो गो विद ए, और अगर एग्जामिनर उसको गलत कर रहा है तो आप उस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर सकते हो बिल्कुल इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके अंदर। ठीक बात है, आगे चलते हैं। साउंड ऑफ ओ, बहुत अच्छा है भाई साउंड ऑफ ओ। ये जो ओ वाली साउंड है ये आ की साउंड निकालता है, और बस एक ही ऐसा वर्ड है जिसमें ये वा की साउंड भी निकालता है। तो देखो हम बोलते हैं ना अनियन, आल, तो उसके अंदर तो हमारा एन लग जाएगा, ठीक है, ओ से। और एक होता है हमारा वन, है ना, ओ एन ई वन, हम उसको वन पढ़ते हैं, तो ये वा वाली साउंड भी निकालता है, तो वहां पे क्या लगेगा? ए लगेगा। बच्चे इतने सरल तरीके से मुझे नहीं लगता आपको किसी ने पढ़ाया होगा। ये बहुत यूनिक तरीके से पढ़ा रहा हूं, दिन रात हमारी टीम मेहनत कर रही है कि कैसे हम वर्बल का वो जो एक डर है जो मन के अंदर बैठा हुआ है कि इंग्लिश हमारा बैकग्राउंड नहीं है, कैसे करेंगे, वो मिटा सके। ये पूरा नतीजा है, मतलब जो सारी सिंपल भाषा के अंदर आपके आगे प्रेजेंटेशंस आ रही हैं, सिंपल भाषा के अंदर आपके वो मैं पढ़ा रहा हूं, ये पूरी टीम की मेहनत है ये। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे भाई। रूल नंबर 8 बहुत ही बढ़िया रूल है, बहुत ही अच्छा रूल है, और मुझे उम्मीद है आप नोट करके ही वीडियो को आगे बढ़ा रहे हो, पॉज करके ही आप आगे चल रहे हो। रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 कहता है भाई जब कभी भी कोई यूनिट की बात हो जाए, मतलब मापने वाली चीजों की बात हो जाए, तो हमें क्या यूज करना है? दा यूज करना है। ठीक है, और जब कभी भी कोई प्राइस की बात हो जाएगी तो हमें वहां पे ए या एन का इस्तेमाल करना है अकॉर्डिंग टू साउंड। क्या बात कर रहा हूं मैं? जैसे कि देखो, मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर्स। अब ये लीटर क्या हो गया? मापने की एक यूनिट हो गई ना, तो द लीटर लगेगा। क्लियर है आपको ये चीज? अगर मैं कह रहा हूं मिल्क इज सोल्ड ₹50 अ लीटर, तो यहां पे द लीटर नहीं लगेगा, अ लीटर ही लगेगा। क्यों लगेगा अ लीटर? क्योंकि आपने ये देखा कि ₹50 तो प्राइस वाली बात हो गई, तो प्राइस के साथ क्या लगेगा? अ लगेगा। क्लियर है ये चीज? आगे देखो, अर्लियर क्लोथ वॉज सोल्ड बाय द यार्ड्स। अब यार्ड क्या होगा? एक तरीके की यूनिट हो गई, तो हम यहां क्या यूज करेंगे? द यूज करेंगे। छोटा सा रूल है, सिंपल सा रूल है, क्या दिमाग में रखना है? जब कभी भी यूनिट आएगी तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे दा का। जब कभी भी प्राइस आएगा तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ए या एन का इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू साउंड। ठीक है भाई, क्लियर है ये चीज? आगे चलते हैं फिर। रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 बहुत बड़ा रूल नहीं है, मुझे पता है आपको ये रूल नंबर 9 पता है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा रूल है, और इसमें मतलब क्वेश्चन बने भी नहीं है, मैं सच बताऊं तो, बट क्योंकि हमें पूरा सब कुछ कंप्लीट करना है तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। देखते हैं भाई, एनी और ऑल का रूल। अब देखो भाई, अगर आपके पास लिखा हुआ है अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो यहां पे आप जो है ना दिमाग में सोचो कि पूरे मतलब ग्रुप के अंदर से आप कोई एक पर्टिकुलर किसी भी डॉग की बात करो, मतलब एनी डॉग, है ना, एनी डॉग की आप बात करो, कोई भी जो कुत्ता है वो बड़ा ही वफादार होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये कह रहे हो द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो आप उस डॉग की पूरी कम्युनिटी को दर्शा रहे हो, पूरी कम्युनिटी को, कि मतलब कि जितने भी कुत्ते होंगे वो सब जो है वफादार होते हैं, होल डॉग्स, है ना, द डॉग। और आ डॉग के अंदर आप किसी मतलब किसी एक कुत्ते की मतलब एनी डॉग की बात कर रहे हो वहां पे। क्लियर है? बहुत छोटा सा रूल है ये, बहुत ही प्यारा सा रूल है बस। ठीक है, इसको दिमाग में रखना है, भूलना नहीं है। चलते हैं फिर आगे, बच्चे नोट करके ही आगे बढ़ना। यहां पर क्या है कि अगर मैं रुकूंगा कि चलो आप नोट कर लो और मैं बैठा हुआ हूं ऐसे, तो उसमें होगा क्या? वो तो टाइम ही वेस्ट है ना। आप अपने एंड से वीडियो को पॉज कर सकते हो, ये बहुत अच्छी चीज है। यहां पर मतलब टाइम वेस्ट की कोई दिक्कत नहीं है ना। हम अपनी स्पीड से पढ़ा सकते हैं, आप अपनी स्पीड से नोट कर सकते हो उस चीज को। क्लियर है? बढ़िया से आगे देखते हैं। रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 कहता है भाई हमारा अननोन पर्सन का रूल है। अननोन पर्सन का रूल मतलब क्या है? हम कहते हैं ना यार वो एक बंदा बाहर खड़ा है जो कि अपना नाम मिस्टर शर्मा सा कुछ बता रहा है, ऐसी है ना, तो हमें बंदा नहीं पता कौन है बाहर खड़ा है, तो हम क्या बोलते हैं? मिस्टर, देखो मिस्टर या मिसेस करके या मिस करके उसका सरनेम यूज कर देते हैं। तो यहाँ पे माँ वाली साउंड आ रही है ना, जैसे मिस्टर, मिस या फिर मिसेस, तो उसके आगे क्या लगता है? तो हम क्या कहते हैं? अ मिस्टर सिंह इज वेटिंग फॉर यू, है ना, या अ मिसेस शर्मा इज वेटिंग फॉर यू। क्लियर है? बहुत छोटा सा रूल है, प्यारा सा रूल है, कोई दिक्कत ही नहीं है, मुझे पता है आपको पता है। चलते हैं भाई आगे। तो इसी के साथ भाई हमने अपना ए और एन भी खत्म किया है। हमने अच्छे से जाना कि हमें कहाँ ए और एन लगाना है,
बहुत छोटा होता है ए और एन, मुझे पता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हमने सीखा क्या, मतलब पूरा कंक्लूजन अगर मैं निकाल के, तो हमने क्या सीखा, साउंड को प्रेफरेंस दे दो, कहानी खत्म, कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा। ठीक है जी, आगे देखते हैं। अब हम शुरू करते हैं कि हमें अपने आर्टिकल्स हटाने भी है, उनको ओमिट करना भी सीखना है, राइट। तो रूल नंबर 1 क्या है हमारा? रूल नंबर 1 है, जब कभी भी एक जनरल सेंस के अंदर बात होगी इन वर्ड्स को लेके, और वो वर्ड्स क्या है, मैन, वुमेन, नेचर, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट, लिटरेचर, रिलीजन, सोसाइटी, वॉर, और भी कुछ वर्ड्स हो सकते हैं, बट इतना ही जानने आपको जरूरी है। ध्यान देना, इस मैं जो अब लाइन कहने वाला हूं ना, इस पर ध्यान देना। ये जो वर्ड्स लिखवाए हैं ना मैंने, इनकी बात अगर जनरल सेंस के अंदर होगी, जनरल सेंस के अंदर होगी, तो वहां पे हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। क्या कह रहा हूं मैं, जैसे कि अगर मैं कह रहा हूं मैन इज मोर्टल, तो यहां पे अ मैन मत लगा देना, द मैन मत लगा देना। यहां आपने जनरली बात करें कि मैन मॉर्टल होते हैं, ठीक है ना, इंसान जो है मॉर्टल होता है, तो यहां पर जनरल हम बात करें, राइट। साइंस इज अ बून, तो हमने एक जनरल बात करी ना कि साइंस इज अ बून, राइट। तो एक जनरल बात करी, तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, इसके आगे भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगर मैं कह रहा हूं लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, मतलब कि अगर आपको किसी सोसाइटी के बारे में जानना है तो लिटरेचर पढ़ो उसका, तो एक जनरल बात कही ना मैंने, तो उसके आगे कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना। बहुत अच्छे से जानना है हमें इस चीज को। क्लियर है? बढ़िया से रूल नंबर 1। अच्छा जी, मुझे उम्मीद है कि आपने इस चीज को नोट किया होगा, बिना नोट किया आगे मत बढ़ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया हुआ है। आगे देखते हैं। ये आज का हमारा सेकंड लास्ट रूल है। अभी दिमाग में आएगा अरे लास्ट रूल है, नहीं नहीं, सेकंड लास्ट है। इसके बाद एक रूल और करते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। हाँ जी, रूल नंबर 2 देखो, रूल नंबर 2 और इसके नेक्स्ट वाला जो रूल है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, तो ज्यादा समय नहीं लगने वाला हमें। हाँ जी, देखो, तो रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कह रहा है, रूल नंबर 2 कहां से आया? पहली बात तो, अरे अब हम ओमिशन सीख रहे हैं, ठीक है, ए और एन को हम सीख चुके हैं। 3 पहलू है इस चैप्टर के। दा को अच्छे से पकड़ा, दा के अंदर बहुत सारे रूल सीखे, फिर उसके बाद ए और एन, और अब हम ओमिशन सीख रहे हैं, हटाना सीख रहे हैं उनको, है ना। तो अगर देखो आपको वर्ड्स लगे हुए हो सॉर्ट, काइंड और टाइप, राइट, उसके साथ ऑफ लगा हो और वहां पर उसके आगे नाउन भी दिया हो, तो ऑफ और नाउन के बीच में कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। जैसे कि मैं कह रहा हूं आपको, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, तो यहां पे देखो टाइप आ गया, ऑफ आ गया, और उसके आगे क्या आ गया, ये स्टूडेंट नाउन आ गया। तो यहां पे ये नहीं है आप ऐसे लिख दो कि आई डोंट लाइक, आप ऐसे लिख लो आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ द स्टूडेंट, नाम नाम बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है भैया। मैंने देखा अक्सर आ भी लगा देते हैं, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ अ स्टूडेंट, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ द स्टूडेंट ना, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑफ और नाउन के बीच में आर्टिकल नहीं आता, इस चीज का ध्यान रखना है। चलो जी आगे चलते हैं। आगे है रूल नंबर 3 हमारा, जो कि लास्ट रूल है आज का। सेम रूल है कि अगर आपको वर्ड मिल जाए रैंक, पोस्ट, टाइटल, उसके साथ ऑफ लगा हो और आगे नाउन गिवन हो, तो ऑफ और नाउन के बीच में आपको आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। जैसे कि हिज फादर हैज बीन प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ मैनेजर, ठीक है। मैंने अक्सर सुना है, देखना आपने भी सुना होगा, आपने अक्सर यहाँ पे ना ऑफ और देखो ऑफ और मैनेजर के बीच में दा लगा हुआ देखा होगा। जैसे कि हिज फादर हैज बीन प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ द मैनेजर, वही गलत, ठीक है, वही गलत हो जाएगा। तो ऑफ के बाद जो है ये दा वाला नहीं लगता है, नाउन अगर आगे गिवन है तो। सो हिज फादर हैज बीन प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ मैनेजर, ये करेक्ट सेंटेंस है हमारा, ठीक है भाई। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस सेशन को बहुत बढ़िया से एंजॉय किया होगा। इसके नेक्स्ट सेशन के अंदर हम कुछ और रूल्स को जानेंगे, जिसके अंदर हम अपने ओमिशन को बहुत बढ़िया से जानेंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए और नोट्स अपने बढ़िया से बनाते रहिए। मैं आपसे इजाजत लेता हूं, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रिंस एकेडमी पर। तो भाई इससे पीछे वाले सेशन के अंदर हमने अपने ओमिशन वाला जो सिलसिला है उसको शुरू कर दिया था। वहां हमने 3 रूल्स के बारे में जाना था कि कहां हमें आर्टिकल्स नहीं लगाने होते।
उसी सिलसिले को मैं इस सेशन के अंदर आगे बढ़ाने वाला हूं। और मजे की बात यह है कि ये सेशन बहुत बड़ा नहीं होने वाला, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने वाला। मतलब एक टेस्ट जैसा ही रूल है सबका, मतलब सारे जो रूल्स है उनका लगभग ऑलमोस्ट वैसा ही टेस्ट है, और बहुत ही छोटे छोटे रूल्स हैं। तो भाई आपको पता ही है, समय बलवान है, समय हम वेस्ट नहीं करते, तो बढ़ते हैं पूरी एनर्जी के साथ आगे। रूल नंबर 4, बहुत ही बढ़िया रूल है रूल नंबर 4। कुछ वर्ड्स हैं, अब वो वर्ड्स क्या है, जैसे कि गो, कम, ट्रैवल, जर्नी। अब देख रहे हो ये एक ही कैटेगरी के वर्ड है, मतलब समथिंग समथिंग यात्रा वाली सेंस देने वाले कुछ वर्ड्स हैं, कम, गो, ट्रैवल, जर्नी, है ना। उसके साथ देखो, अगर आगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको दिया हुआ हो कि कार, बस, ट्रेन, शीप, जीप, ठीक है, शीप कह रहा हूं मैं, शिप और जीप, मतलब जो भी आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिया हो, अब कंडीशन क्या है, उसके अंदर अगर बाय लगा हो, ठीक है ना, बोलते हैं ना बाय कार, बाय बस, सुना होगा आपने अक्सर, या फिर इन कार, इन बस। तो अगर आपको बाय दिया हो तो यहां पे कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। क्या बात कह रहा हूं मैं, हमने 4 वर्ड्स पकड़े हैं अभी, सेम कैटेगरी के हैं, कम, गो, ट्रैवल, जर्नी, ठीक है। उसके साथ अगर सेंटेंस के अंदर बाय दिया हो और उसके आगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो तो कोई भी बीच के अंदर आर्टिकल नहीं आएगा। वहीं अगर वहां पर इन दिया हो, मतलब ये वर्ड्स के बीच में और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बीच में अगर आपको इन दिया होगा तो आपको साउंड के अकॉर्डिंग ए या एन लगाना है। क्या बात कर रहा हूं, एग्जाम्पल देखते हैं। ही गोज टू स्कूल, अब देखो ही गो वाली सेंस आ गई, ही गोज टू स्कूल बाय बस। यहां पे बाय द बस या बाय अ बस नहीं करना, ठीक है, बाय बस, ही गोज टू स्कूल बाय बस। क्लियर है चीज आपको, बढ़िया से, अच्छा जी। अब अगर मैं कह रहा हूं ही गोज टू स्कूल इन, तो यहां पे क्या आएगा, इन अ बस। क्लियर है आपको ये चीज, क्योंकि यहां पे गो वर्ड आ गया हमारा और इन दे रखा है, तो यहां पे हमें आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। सो ही गोज टू स्कूल इन अ बस। क्लियर है। ही ट्रैवल्स, तो देखो ट्रैवल वाला वर्ड आ गया, इन आ गया, तो यहां पे आर्टिकल आएगा किसके अकॉर्डिंग, साउंड के अकॉर्डिंग, एरोप्लेन, तो यहां पे क्या आ गया, एन आ गया हमारा। क्लियर है, छोटा सा रूल है, प्यारा सा रूल है, काहे टेंशन लेनी है, बढ़िया सा रूल है, दिमाग में रखना है इस चीज को। और दिमाग में पता है कब रहेगा ये, रिवाइज करोगे जब। मुझे पता है आप रिवाइज नहीं कर रहे हो बच्चे, पीछे का रिवाइज करते रहो करते रहो, तभी बात बनेगी, वरना यकीन मानो पूरा पूरा वर्बल का कोर्स खत्म होने के बाद भी ऐसा लगेगा ये कुछ नहीं पढ़ा। समझ रहे हो, रिवाइज करते रहो। यहां पे रिटेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, पढ़ते तो हम रहेंगे, रूल हम सीखते रहेंगे, यहां पे बिठाना जरूरी है, और वो आप रिवीजन करके ही बिठा सकते हो। ठीक है, चलते हैं आगे। अब एक रूल है भाई हमारा मेटल का रूल, ठीक है, हमारे जितने भी मेटल्स होते हैं जैसे कि आयरन, गोल्ड, ठीक है, ये हमारे जो मेटल्स होते हैं, एल्यूमिनियम, इनकी अगर हम मतलब एक जनरल बात करेंगे तो वहां पे हम कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लियर है। लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर मेटल की बात करेंगे, किसी पर्टिकुलर सेंस के अंदर बात करेंगे, तो वहां हमें दा का इस्तेमाल करना है। अब आप बोलोगे सर आप दा सिखा रहे हो, अभी हमने सीखा है कि हम तो सीख वो रहे हैं कि हमें कहाँ आर्टिकल नहीं लगाना। तो ये बात भी तो कर रहा हूं कि जनरल अगर टॉक करेंगे तो वहां पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना हमने। ठीक है, देखो जरा, अगर मैं कह रहा हूं कि आयरन इज अ यूजफुल मेटल, ठीक है, तो मैंने एक जनरल बात कही ना आपसे कि आयरन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल में आने वाला, बहुत ही यूजफुल मेटल है हमारा। तो यहाँ पे द आयरन, अ आयरन, एन आयरन, मतलब ये सब मत लगाना भाई, ठीक है, क्योंकि जनरल बात हो रही है यहाँ पे। सो आयरन इज अ यूजफुल मेटल। क्लियर है, यहाँ पे एन मत लगाना, बहुत गलती करते हैं बच्चे। क्लियर है आपको ये चीज। अब अगर वही मैं कह रहा हूं कॉपर इज अ यूजफुल मेटल, तो ये मत कर देना अ कॉपर इज अ यूजफुल मेटल, नहीं, कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जनरल सेंस के अंदर बात हो रही है, राइट। गोल्ड इज प्रीशियस मेटल, तो जनरल बात हो गई ना ये भी, गोल्ड इज प्रीशियस मेटल, राइट। तो तीनों सेंटेंसेस करेक्ट है, इनके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। आगे देखो, अब सेंटेंस पढ़ता हूं मैं, द गोल्ड यूज इन दिस ज्वेलरी इज ऑफ गुड क्वालिटी। मतलब कि अब देखो मैंने एक पर्टिकुलर सेंस की बात करी यहां पे कि जो गोल्ड इस ज्वेलरी के अंदर यूज हुआ है ना, वो बहुत ही प्रीशियस क्वालिटी का है, बहुत ही मतलब बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है, बहुत ही गुड क्वालिटी का है। सो द गोल्ड आएगा यहाँ पे खाली गोल्ड नहीं आएगा, इस चीज का ध्यान रखना है हमने। और देख लो आगे,
द गोल्ड इन नेपाल इज चीपर देन द गोल्ड इन इंडिया। मतलब कि एक पर्टिकुलर गोल्ड जो कि नेपाल में मिलता है, वो एक पर्टिकुलर गोल्ड जो कि इंडिया में मिलता है उससे सस्ता है। तो हमने पर्टिकुलर की बात करी यहां पे, तो इसलिए द गोल्ड इन नेपाल इज चीपर देन द गोल्ड इन इंडिया। क्लियर है? बढ़िया से ये चीज, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या सीखा कि जनरल टॉक होगी तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, जब कभी पर्टिकुलर सेंस के अंदर बात करेंगे तो आर्टिकल आएगा। और यही टेस्ट अब आगे जो है कितना एक्साइटेड हो जाता ना मैं, यही टेस्ट जो है वो आगे हर एक जो रूल है आपका फॉलो करने वाला है। सेम मैं आपसे स्टार्टिंग में यही बात कह रहा था कि ऑलमोस्ट सारे सेम टेस्ट के रूल है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, लिक्विड की बात करते हैं। जब कभी भी लिक्विड की बात करेंगे तो यहां पे एक जनरल सेंस होगी तो वहां पे कोई आर्टिकल हमें नहीं लगाना है। एक पर्टिकुलर सेंस होगी तो वहां पे हमें दा का इस्तेमाल करना है। कैसे? वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे क्या है, जनरल बात कर रहे हैं ना हम कि 100 डिग्री पे उबल जाता है, तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, अब अगर मैं कह रहा हूं वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो जनरल बात हो गई, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है, दोनों सेंटेंसेस हमारे, है ना। मैं कह रहा हूं वाटर इज यूजफुल फॉर लाइफ, तो यहां पे क्या जनरल बात की है हमने, इसके अंदर कोई हमें आर्टिकल नहीं यूज करना। लेकिन अब देखो जरा सेंटेंस, अगर मैं कहता हूं द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, मतलब कि एक पर्टिकुलर की बात कर दी कि इस तालाब का जो पानी है वो पीने योग्य नहीं है, तो यहां पे इसलिए हमने दा लगाया। क्लियर है ये चीज आपको? बढ़िया से आगे चलते, छोटे छोटे रूल हैं ये, कोई बहुत बड़े रूल नहीं है। डिजीज का नियम बहुत अच्छा रूल है भाई, डिजीज वाला हमारा, अक्सर गलतियां होती है इसके अंदर। वही बात है कि जब कभी भी जनरल बात करेंगे किसी डिजीज के लिए तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन एक पर्टिकुलर, जब एक्सेप्शन है इसके, जब कोई पर्टिकुलर डिजीजेज होते हैं उसको आप याद रख सकते हो ऐसे, MRMPF से, MRMPF, इससे आप याद रख सकते हो कि जब कभी भी ये वाली डिजीजेज आएंगी, अभी क्या डिजीज है देखो, एम से हो गया आपका मिसल्स, रिकेट्स, मम्स, प्लैग, ठीक है, और ये फ्लू, किसी भी तरीके का फ्लू जो है वो, तो इन सब के आगे हमारा क्या लगता है, दा का इस्तेमाल होता है। जैसे कि अभी नो आर्टिकल की अगर मैं बात करूं, अगर मैं कह रहा हूं कैंसर इज अ फैटल डिजीज, मतलब कि कैंसर जो है बहुत ही घातक डिजीज है। अरे मेरा मार्कर क्यों नहीं चल रहा है भाई ठीक से, एक सेकेंड, हाँ अब ठीक से, फिर अटक गया ये। घातक, ठीक है, कैंसर इज अ फैटल डिजीज, तो मैंने यहाँ पे एक जनरल बात की ना, बड़ी घातक सी बीमारी है, तो द कैंसर नहीं होगा, द कैंसर इज अ फैटल डिजीज, नो, कैंसर इज अ फैटल डिजीज। ठीक है, मैं कह रहा हूं हर अंकल डेड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, तो यहां पर क्या है, कोई आर्टिकल हमने इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि एक जनरल बात की है कि ट्यूबरक्लोसिस से मर गए हो। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात जहां पे हमारी डिजीज हो रही, मिसल्स, रिकेट्स, मम्प, प्लेग, फ्लू, तो वहां पे क्या होगा, आर्टिकल द का हमने इस्तेमाल करना, जैसे कि द बर्ड फ्लू हैज हिट द सिटी। क्लियर है? तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो, MRMPF से आप इसको याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलते आगे, नोट करते चलना भाई, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप नोट कर रहे हो सारी चीज़ों को, है ना, वरना मज़ा नहीं आएगा। देखते हैं भाई, गेम्स एंड स्पोर्ट्स का रूल, सेम वही बात है, जनरल बात करेंगे कोई आर्टिकल नहीं लगना, पर्टिकुलर की बात करेंगे, मेरा मार्कर थोड़ा साथ नहीं दे रहा है, पर्टिकुलर की बात करेंगे तो यहाँ पे दा वाली हमारी सेंस आएगी। ठीक है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ क्रिकेट इज द पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया, तो यहाँ पे जनरल बात कर दी ना मैंने कि बड़ा ही पॉपुलर, क्रिकेट जो है बड़ा ही पॉपुलर स्पोर्ट है इंडिया के अंदर, तो जनरल हो गई है, तो कोई हमारा आर्टिकल नहीं लगेगा। फुटबॉल इज अ वर्ल्ड पॉपुलर स्पोर्ट, ठीक है, जनरल बात की है मैंने, वर्ल्ड पॉपुलर स्पोर्ट है फुटबॉल हमारा। ठीक है, लेकिन अगर अब मैं इसको पर्टिकुलर देख रहा हूं, कैसे, द फुटबॉल ऑफ मोहन बगान इज लाइक्ड बाय ऑल, तो देखो यहां पे द फुटबॉल क्यों आया, द फुटबॉल आया क्योंकि यहां पे हमारे पर्टिकुलर जो हमारा मोहन बगान है उसके फुटबॉल की बात करिए, राइट, तो इसलिए हमारे यहां पे द फुटबॉल आया। क्लियर है ये चीज? सेम टेस्ट है, सेम ऑर्डर है, कोई अलग चीज नहीं है हर रूल की। देखते हैं आगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं भाई, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं हमारे भाववाचक संज्ञा, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, बट उसको फील कर सकते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी, नॉलेज, ठीक है, स्ट्रेंथ किसी की, तो इन सब चीजों को हम छू नहीं सकते, फील जरूर कर सकते हैं, तो होते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जब हम बात करेंगे, कहां गया मेरा मार्कर, एक सेकेंड रुकिएगा आप लोग। हाँ, जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर मैं जनरल बात करूंगा तो वहां पे हमें कोई आर्टिकल नहीं लगाना, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर सेंस के अंदर बात करूंगा तो हमें आर्टिकल दा का इस्तेमाल करना है, जैसे कि
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पे द ऑनेस्टी मत लगाना, ठीक है, एन ऑनेस्टी भी मत लगाना कि अच्छा यहाँ पे हम ऑनेस्टी जो है ओ वाली साउंड दे रहा है, तो हमने देखा था कि हा जो है हमारा हा जो एच है हमारा हा वाली साउंड भी देता है और साइलेंट भी होता है, तो चलो एन लगा देते हैं, एन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। गलत, बिल्कुल गलत, ठीक है, जनरल बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, इस चीज का ध्यान रखना। नॉलेज इज पावर, ठीक है, सो अ नॉलेज इज पावर नहीं, द नॉलेज इज पावर नहीं, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ठीक है, जनरल बात करी हमने। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूं, जैसे कि द ऑनेस्टी ऑफ द ओल्ड बेगर वॉज प्रेज्ड बाय एवरीवन, ठीक है, जो उसकी ऑनेस्टी थी, जो एक ओल्ड भिखारी जो था हमारा, उसको सबने सराहा, ठीक है, सो उसकी पर्टिकुलर की बात करी हमने, किसकी ऑनेस्टी, उस बूढ़े जो बेगर है उसकी पर्टिकुलर की हमने बात कर दी यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे हमारा दा लगा। क्लियर है ये चीज आपको बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं भाई, आगे है हमारा लैंग्वेजेस का नियम, बहुत अच्छा है भाई। लैंग्वेजेस का नियम सेम बात है कि जब कभी भी लैंग्वेज हम जनरल की बात करेंगे, जनरली कोई बात करेंगे लैंग्वेज में, कोई आर्टिकल नहीं आना। लेकिन जब कभी भी हमें कोई एक लैंग्वेज दी हो और उसके आगे उस लैंग्वेज का नाम दे दिया जाए, ठीक है, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, यहां पे देखो लैंग्वेज वर्ड लिखा हुआ है और उसके आगे नाम दे दिया लैंग्वेज का कि जर्मन लैंग्वेज, ठीक है, यहां पे भी लैंग्वेज वर्ड लिखा हुआ है, उसके आगे नाम दे दिया इंग्लिश लैंग्वेज। एक तो ये केस हो गया हमारा। दूसरा केस क्या है, हमें सेंटेंस के अंदर एक वर्ड मिल जाए, क्या, ट्रांसलेट। हमें ट्रांसलेट वर्ड जब मिल जाएगा तो हमें उस केस के अंदर दा का इस्तेमाल करना ही करना है। जैसे कि देखो मैं जनरल बात कर रहा हूं अभी, इंग्लिश इज द ग्लोबल लैंग्वेज, तो एक जनरल बात होगी, तो कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल मॉडर्न लैंग्वेजेस, ठीक है, तो यहां पे जनरल बात की हमने, सो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। चाइनीज इज द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, तो यहां पर भी कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि जनरल बात कर रहे हैं, राइट। अब मैं कह रहा हूं कि ही कैन नॉट स्पीक रशियन, तो एक जनरल बात की ना मैंने कि ही कैन नॉट स्पीक रशियन, तो यहां पे कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ये कह दूं ही कैन नॉट स्पीक डैश रशियन लैंग्वेज, तो यहां पे हमें दा का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि लैंग्वेज वर्ड आ गया और उसके आगे हमें लैंग्वेज का नाम मिल गया, ठीक है। सो ही कैन नॉट स्पीक द रशियन लैंग्वेज, ये करेक्ट सेंटेंस होगा हमारा। क्लियर है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, द पैराग्राफ हैज बीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम द जर्मन, तो यहां पे द जर्मन क्यों लगा, क्योंकि यहां पे ट्रांसलेटेड हमने वर्ड देखा है, तो ये इसका पूरा मीनिंग क्या होगा कि ये जो पैराग्राफ है जर्मन लैंग्वेज से ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है। सो द पैराग्राफ हैज बीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम द जर्मन। क्लियर है चीज आपको, लैंग्वेज वाले हमने क्या सीखा, जनरल जब भी बात होगी कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन जब कभी भी हमें कोई वर्ड दे दिया जाए लैंग्वेज और उसके आगे लैंग्वेज का नाम दे दिया, आपको आगे इधर दिखेगा ये हमारा वर्ड है लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज लिखा हुआ है, उसके आगे हमें लैंग्वेज का नाम दे दिया जाए तो हम दा का इस्तेमाल करेंगे। और हमें पूरे सेंटेंस के अंदर एक वर्ड ट्रांसलेट लिखा हुआ मिल जाए तो हम क्या करेंगे, दा का इस्तेमाल वहां पे करेंगे। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं फिर, नेम ऑफ सीजन्स। सीजन्स क्या है भाई, देखो वही जो हमारे ऋतु होते हैं, गर्मी सर्दी। जनरल की बात होगी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, पर्टिकुलर की बात होगी तो दा हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि समर इज अ हॉट सीजन, तो यहां पे द समर आ समर नहीं, समर इज अ हॉट सीजन, राइट। अब देखो द समर ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इज बियॉन्ड टॉलरेंस, ठीक है। सो पर्टिकुलर राजस्थान के जो वेस्टर्न पार्ट की हमने बात कर ली ना, तो यहां पे पर्टिकुलर बात हो गई, तो इसलिए हमने क्या लगाया, द लगाया। द समर ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, ध्यान देना, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान कर चुके हम इसको, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इज बियॉन्ड टॉलरेंस, मतलब कि टॉलरेट नहीं कर सकते, जो राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट के अंदर जो गर्मी पड़ती है वो बिल्कुल क्षमता से बाहर है, टॉलरेंस नहीं कर सकते, टॉलरेट नहीं कर सकते हम उसको, ठीक है। क्लियर है चीज आपको बढ़िया से। आगे चलते हैं, वीक डेज का नियम। वीक डेज का नियम क्या कहता है भाई, वही जनरल बात करेंगे कोई आर्टिकल नहीं, पर्टिकुलर बात करेंगे तो द। जैसे कि संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, तो संडे हमारा फर्स्ट डे होता है, जनरल बात हो गई कोई आर्टिकल नहीं लगा। अगर मैं कह रहा हूं अब द संडे ऑफ लास्ट वीक वॉज वेरी बोरिंग, तो यहां पे मैंने एक पर्टिकुलर संडे की बात करी ना, तो यहां पे द संडे हम इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है ये चीज आपको बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है।
चल रहे हैं आगे। नेम ऑफ मंथ्स, वही सेम बात है, जनरल बात होगी नो आर्टिकल, पर्टिकुलर बात होगी द लगेगा। ठीक है, जैसे कि जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, तो जनरल बात हो गई, कोई आर्टिकल नहीं। अब मैं कह रहा हूं कि द जनवरी ऑफ 2013 वॉज वेरी कोल्ड, तो यहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर जनवरी की बात करी ना, जो कि 2013 की है, तो यहाँ पे मेरा द इस्तेमाल होगा ही होगा। क्लियर है चीज? चलते हैं आगे, नोट कर लो। पार्ट्स ऑफ द डे, अब भी सोच रहे होंगे कि सर कितने सारे रूल्स हैं। अरे छोटे छोटे रूल हैं भाई, सब बहुत सारे हैं तो क्या हुआ, छोटे छोटे। और सबसे अच्छी बात यह है कि सेम सेंस के ऊपर बिल्डेड है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मुझे कोई पर्टिकुलर दिन, मतलब दिन की, जब दिन के पार्ट की बात करनी होगी तो जनरली बात करेंगे तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, पर्टिकुलर सेंस में बात करेंगे तो दा लगेगा। जैसे कि मॉर्निंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम टू स्टडी। ठीक है, यहाँ पे तो जनरल बात कर दी कि सुबह का वक्त जो है पढ़ने के लिए बहुत ही सही माना जाता है, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, बिल्कुल ठीक सेंटेंस है हमारा, है ना। लेकिन अब मैं कह रहा हूं आई विल मीट यू टुमारो इन द इवनिंग, तो यहाँ पे मैंने देखो दिन के एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर दी, द इवनिंग, है ना, कि मैं तुमसे शाम को मिलूंगा, पर्टिकुलर टाइम दर्शा दिया मैंने, तो यहाँ पे द इवनिंग हमें लगाना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज आपको बढ़िया से? आगे चल रहे हैं फिर। हाँ, आगे वर्ड्स हैं भाई हमारे रूल नंबर 15 के अंदर, लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर। ये 3 वर्ड्स हैं जिनका ध्यान रखना है हमें। जनरल सेंस के अंदर बात करेंगे, कोई आर्टिकल नहीं है, पर्टिकुलर सेंस में द लगेगा। जैसे कि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड ऑफ द डे, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, द ब्रेकफास्ट नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे द क्यों लगाया? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है, सीखा था हमने, तो सुपरलेटिव है यहाँ पे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा हुआ है तो मतलब वो सुपरलेटिव है, इसलिए यहाँ पे दा लगा हुआ है, ये वाला दा की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, ये जो लगा है, तो इसका ध्यान रखना हमने। सो जनरल सेंस हो गई, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। एक सेकेंड, अब आगे देखते हैं। द ब्रेकफास्ट टुडे वॉज वेरी डिलीशियस, तो मैंने एक पर्टिकुलर ब्रेकफास्ट की बात कर दी ना, कि जो आज सुबह का जो ब्रेकफास्ट था वो बहुत ही बढ़िया था, तो यहाँ पे इसलिए द ब्रेकफास्ट लगेगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब चलते हैं भाई रूल नंबर 16 हमारा, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, मतलब इस रूल को हल्के में मत लेना, पर मजा आएगा। आप बोलोगे कि इतना बड़ा रूल, और ये मतलब बुक्स के अंदर पढ़ोगे ना से खिचड़ी पकी होती है भाई इस रूल के अंदर, तो मैं मतलब समझ में नहीं आता कि क्यों इतना टिपिकल क्यों लिखते हैं लोग। देखो बिल्कुल सरल भाषा में समझाऊंगा। कुछ चीजें होती हैं हमारी, जैसे कि हमारा स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, हमारे मस्जिद हो गए, चर्च, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल, ठीक है, सिनेमा हॉल, होटल, जेल, ये जो चीजें हैं ना, ये जो भी मैंने आपको चीजें बताई हैं, अगर आप वहां पर जा रहे हो उसी काम के लिए जो वहां पे होता है, मतलब कि स्कूल के अंदर आप गए पढ़ने के लिए, ठीक है, और रेलवे स्टेशन के अंदर आप गए ट्रेन पकड़ने के लिए, यूनिवर्सिटी आप गए पढ़ने के लिए, ठीक है, और होटल गए आप वहां पे मतलब रहने के लिए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गए आप वहां पे कपड़े वपड़े खरीदने के लिए, आपको जो भी सामान खरीदना वो सब खरीदने के लिए। तो देखो जो इनका पर्पस है, जिनके लिए ये बने हैं, जिस चीज के लिए ये जगह बनी है, देखो मैंने हिंदी में इसीलिए लिखा है ताकि आप इजीली समझ पाओ, जिस चीज के लिए ये जगह बनी है और हम वहां उसी पर्पस के लिए जाएंगे तो कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक बात है। लेकिन मैं उस जगह पर जा रहा हूं किसी और पर्पस के लिए, जैसे कि हम अदर पर्पस के लिए जा रहे हैं, जैसे कि हॉस्पिटल गए हम फोटो क्लिक कराने, तो ये हॉस्पिटल का पर्पस थोड़ी ना है, तो वहां पर हमें आर्टिकल द का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे कि द हॉस्पिटल, द जेल, ठीक है, मैं जेल के अंदर गया, लेट सपोज टिकटॉक बनाने गया मैं जेल के अंदर, ठीक है, तो जेल का वो पर्पस नहीं है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, द इस्तेमाल करना पड़ेगा, द पार्क हो जाएगा। क्लियर है? सिंपल सिंपल सी भाषा में हमने क्या समझा कि भाई जिस चीज के लिए जो चीजें बनी है वहां पे हम उसी पर्पस के लिए जा रहे हैं तो कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, लेकिन हम अदर पर्पस के लिए जा रहे हैं तो हमें द इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर है? यहां पे चलते हैं भाई आगे, देखते हैं जरा इसके एग्जांपल। ही गोज टू स्कूल डेली, अब यहां पे वो स्कूल डेली जाता है, ठीक है, तो यहां पर जो है स्कूल जाता है, तो यहां पे तो खैर कोई पर्पस हमारा डिफाइन ही नहीं है, तो जनरल हमारी बात हो रही है, तो कोई हमारा आर्टिकल नहीं लगेगा इसके अंदर, ठीक है। अब अगर मैं ये कह रहा हूं ही गोज टू द स्कूल टू मीट हिज फ्रेंड्स, वो स्कूल जो है अपने दोस्तों से मिलने जाता है, तो यहाँ पे द स्कूल क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे स्कूल का दोस्तों से मिलना पर्पस नहीं होता, ठीक है। ऑल तो आप बोलोगे कि हाँ सर हम तो दोस्तों से मिलने जाते हैं, पर स्कूल का एक्चुअल पर्पस क्या है?
पढ़ना है, ठीक है। तो वहां पे ही गोज टू द स्कूल टू मीट हिज फ्रेंड्स, ये करेक्ट सेंटेंस होगा, ठीक है। आगे देखो, आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू मीट माई सिक फ्रेंड, ठीक है। मैं हॉस्पिटल गया अपने दोस्त से मिलने के लिए, तो हॉस्पिटल का पर्पस तो मिलना नहीं है, वहां पे मिलने वाला चीज तो नहीं होती है, तो इसलिए हमने द हॉस्पिटल लगाया, ठीक है। अब अगर मैं कह रहा हूं शी वेंट टू, देखो यहां पे कोई आर्टिकल नहीं लगाया, शी वेंट टू हॉस्पिटल फॉर द रेगुलर चेकअप, तो हाँ ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे हमारा कोई दा नहीं लगा, कोई आर्टिकल नहीं लगा, क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल का पर्पज ही यही है कि आपको चेकअप कराने के लिए वहां पे जाना होता है। सो शी वेंट टू हॉस्पिटल फॉर रेगुलर मेडिकल चेकअप, करेक्ट सेंटेंस है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे देखो, शी नेवर गोज टू कॉलेज टू अटेंड द लेक्चर डिलीवर्ड बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, तो यहां पे कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ हमारा, ठीक है भाई। तो आई होप आपको ये रूल जो है बहुत ही सरल भाषा के अंदर समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम कुछ फ्रेजेस देखनी है, हमारा सेकंड लास्ट है, इसके बाद हमें एक छोटा सा रूल और सीखना है बस, उसके बाद हमारा आर्टिकल वाइंड अप हो जाएगा। कुछ फ्रेजेस होते हैं भाई इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो कि फिक्स होते हैं, मतलब कि उसके अंदर कोई भी आर्टिकल, मतलब आर्टिकल जो है ना वो फिक्स्ड है, वहां पे हम वहां पे सेंटेंस को पढ़ के करके उसको आर्टिकल को तोड़ेंगे मरोड़ेंगे नहीं वहां पे, ठीक है। कुछ फ्रेजेस हैं जहां पे बिल्कुल फिक्स है, जैसे कि ऑन एन एवरेज, तो ऑन एन एवरेज ही रहेगा ये, ऑन द एवरेज, ऑन अ एवरेज ऐसे नहीं हो सकता ये, ठीक है। ऑन एन एवरेज फ्रेजेस है, फिक्स्ड है ये। अगर मैं आपको एक सेंटेंस बोल रहा हूं कि लेट सपोज हाउ मैनी आवर्स डू यू वर्क ऑन एन एवरेज, ठीक है, तो यहां पे क्या इस्तेमाल किया मैंने, ऑन एन एवरेज, ठीक है। ऑन अ एवरेज, या मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि हाउ मेनी आवर्स डू यू वर्क ऑन द एवरेज, नहीं, ठीक है। सेकंड देखते हैं, फॉर अ वाइल, जैसे मैं कह रहा हूं कि द केमिस्ट आस्क मी टू वेट फॉर अ वाइल, ठीक है, या फॉर द वाइल नहीं होगा, फॉर अ वाइल ही होगा, ठीक है। इन अ हरी अगर मैं बोलूं, जैसे कि आप सेंटेंस ले सकते हो कि ही वॉज इन अ हरी व्हेन आई सॉ हिम, ठीक है, जब मैंने उसको वो बहुत जल्दी में था जब मैंने उसको देखा, तो इन द हरी नहीं होगा, इन इन एन हरी, एन तो खैर आप वैसे ही नहीं लगाओगे, इन अ हरी ही रहेगा वो चीज, इन द हरी मत कर देना, ठीक है। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इसको भी ध्यान रखना, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, गो टू बेड, गो टू स्कूल, गो टू वर्क, ये ऐसे ही होते हैं, ठीक है। ये फिक्स्ड होती हैं सारी चीजें, ये हिलती नहीं है। क्लियर है चीज, छोटी सी बात थी, मैंने कहा चलो इसी के साथ आपको बता देते हैं, ऑल दो आगे जब एग्जाम्पल्स वगैरह बहुत बढ़िया से करेंगे तो अच्छे से ये चीज क्लियर भी हो जाएंगी। लास्ट रूल भाई हमारा आर्टिकल का बहुत ही बढ़िया है, नेशनैलिटी का नियम है भाई, वही है कि जब जनरल हम बात करेंगे, इसके अंदर अब नेशनैलिटी का ध्यान रखना, जनरल हम बात करेंगे तो उसके अंदर हमारा दा लगेगा और सफिक्स लगेगा एस, और ये जो है आई एम सॉरी, ये पूरी होल कम्युनिटी को दर्शाएगा, ठीक है। क्या बात कर रहा हूं मैं, जनरल बात होगी तो वहां पे दा लगेगा और सफिक्स लगेगा एस, और ये पूरी होल कम्युनिटी को दर्शाएगा, ठीक है। और किसी पर्टिकुलर के अंदर हमें ए और एन का इस्तेमाल करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू साउंड, जैसे कि द इंडियंस, ठीक है, तो यहां पे एस क्या लगा, सफिक्स लगा, तो ये क्या है, पूरे इंडियंस को दर्शा रहा है ना, सारे इंडियंस को दर्शा रहा है, ठीक है। द यूरोपियंस, तो ये पूरे यूरोपियंस जो है सबको दर्शा रहा है, यहां पे द होगा ये, हाँ, द रशियंस, ठीक है, द इटालियंस, ठीक है, तो यहां पे ये एस जो है सफिक्स लग रहे हैं, द रशियन नहीं होगा ये, द एक सेकेंड द रशियंस, ठीक है, इसका ध्यान रखना है हमें। आगे देखो, अब पर्टिकुलर के अंदर अगर हम एक एग्जांपल देख लें, एन इटालियन केम टू मीट मी, तो ई वाली साउंड आ गई तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, एन लगा दिया, ठीक है। सो एन इटालियन केम टू मीट मी। तो भाई मुझे उम्मीद है कि आपने आर्टिकल्स को बहुत बढ़िया से एंजॉय किया होगा, कहाँ हम ए एन दा लगाते हैं बहुत अच्छे से जाना होगा, और कहाँ हम इनको इस्तेमाल नहीं करते ये भी हमने बहुत अच्छे से जाना होगा। तो भाई इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले सेशन के अंदर एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए।